पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक ले रहा हूं मैं, हाफवे रेक्टिफायर। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग डरते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रिजल्ट इतने सारे हैं, फिर आपके पास कंट्रोल रेक्टिफायर है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, सेमी कन्वर्टर है, तो लोग वेव फॉर्म से बहुत परेशान रहते हैं कि वेव फॉर्म कैसे याद रखेंगे, रिजल्ट कैसे याद रखेंगे, कोई तरीका है क्या। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आप इंजॉय किए होंगे। मैं तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि इतने फटाफट पूरा रिविजन मोड में मैं बात किया। तो ठीक है, ऐसे करके अपने टॉपिक को रेडी करना चाहिए। पूरे के पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं अपना बेस्ट देना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक ले रहा हूं मैं, हाफवे रेक्टिफायर। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर दोनों ही लूंगा। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग डरते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रिजल्ट इतने सारे हैं। अगर कोई फॉर्मूले की अगर एक सीट बनाएगा तो नंबर ऑफ फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको 7 डेज या 10 डेज तक अगर आप ना देखो तो सब कुछ भूला भूला लगता है, क्योंकि कोई कितना ही रिजल्ट याद करेगा, वो सब कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ रेक्टिफायर में ही नंबर ऑफ रिजल्ट्स है, फिर चॉपर है, फिर इन्वर्टर है, फिर रेक्टिफायर में सिंगल फेस और 3 फेस के बारे में अगर बात करें, फिर आपके पास कंट्रोल रेक्टिफायर है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, सेमी कन्वर्टर है। तो नंबर ऑफ रिजल्ट इतने ज़्यादा है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं हाफवे रेक्टिफायर जस्ट बेसिक पढ़ाने नहीं आया हूँ, जस्ट मैं बताने आया हूँ कि कैसे सोचते हैं लोग। वेव फॉर्म से बहुत परेशान रहते हैं कि वेव फॉर्म कैसे याद रखेंगे, रिजल्ट कैसे याद रखेंगे, कोई तरीका है क्या। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में कमांड होना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट में कमांड कर सके। तो जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ना चालू करते हो तो आपको रजिस्ट्री लोड से स्टार्ट करना चाहिए, आर पढ़ना चाहिए, फिर प्योर इंडक्टिव लोड पढ़ना चाहिए, फिर आपको आरएल लोड पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद आपको आरई लोड पढ़ना चाहिए, फिर आपको आरएलई लोड पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स आपका पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होगा। लेकिन मैं भी आपको ना रिवीजन के मोड से बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है। जो लोग रिवीजन करने वाले होंगे 2019 का, जिनका गेट का एग्जाम होगा, ऊपर से जो लोग 2020 में मतलब 2020 में भी गेट का एग्जाम देने वाले होंगे, तो ऐसे करके जो लोग भी आगे जैसे जैसे आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो एक प्रोसेस होना चाहिए सोचने का। जो सेल्फ स्टडी वाले जो लोग होते हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे सोचते हैं। सर्किट टर्न ऑफ टाइम आप किसी का भी आंसर दे सकते हो कि नहीं, किसी का भी एवरेज आउट टू वोल्टेज का आंसर बता सकते हो कि नहीं। तो मैं जस्ट आपको एक गुड तरीका बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पहले से आता है तो भी आपको अच्छा लगेगा रिवीजन के हिसाब से, अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको केयर करना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर मैं लोड के बारे में बात कर रहा हूं कि जो लोड होगा आपके पास, कि अगर मैं लोड अगर ले रहा हूं तो लोड में आपको एकदम आइडिया रहना चाहिए कि लोड में क्या क्या हो सकता है। आर हो सकता है, लोड में आपके पास एल हो सकता है, लोड में आपके पास आरएल हो सकता है, लोड में हमको पता होना चाहिए कि आरएल विथ एफडी जब आप यूज करते हैं तो विदाउट एफडी और विथ एफडी में क्या डिफरेंस है। फिर आपके पास आरई लोड हो सकता है, दैट मीन्स द बैटरी ले लिए। उसके बाद आपके पास एक आरएलई लोड हो सकता है, आरएलई लोड में अगर आपका बीटा डिफाइंड है, इसका मतलब है बीटा अगर गिवन है तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है। एक आरएलई लोड कंटिन्यूअस कंडक्शन भी हो सकता है, कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है, इज वेरी डिफरेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे फॉर्म में आता, आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, तब आपको मजा आएगा। लेकिन मैं रिवीजन के मोड से बताऊंगा कि कैसे आपको अगर ये टॉपिक पढ़ चुके हो, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, तो फिर आप ना रिवीजन ना अपोजिट ऑर्डर में स्टार्ट करें। पढ़ते समय ऐसे पढ़े, लेकिन जब आप रिवीजन की बारी करते तो आरएलई लोड से आर तक जाने का ट्राई करें, क्योंकि आप आरएलई लोड से अगर आर तक जाओगे तो आप रिजल्ट जनरलाइज रिजल्ट बना के पूरे चीज को डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आपको जनरलाइज बात में जाना चाहता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, पक्का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कंफर्म होगा कि मेरे को ऐसे सोचना चाहिए करके। तो मैं इसलिए एक हाफवे रेक्टिफायर ले रहा हूं जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया आएगा, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बोलूं कि एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में थायरिस्टर ले लेता हूं, अल्फा पे ट्रिगर्ड करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर्ड करेगा, और ये आरएलई लोड, दिस वन एक्टिव लोड ले लिया, मैं बैटरी वोल्टेज लगा, इसका मतलब एक्टिव लोड है, द आरएलई लोड, ये V0। तो मैं स्टार्ट किया कहां से, आरएलई लोड से, लास्ट वाले केस से स्टार्ट किया। पढ़ते समय मैं बोला कि ऐसे जाना चाहिए, आपको इस ऑर्डर से जाना चाहिए। लेकिन अभी मैं जब रिवीजन की बात कर रहा हूं तो मेरे को देखो अपोजिट ऑर्डर से स्टार्ट किया। अपोजिट ऑर्डर से अगर आप रिवीजन स्टार्ट करते तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको आरएलई लोड के बारे में सोचना है। इनपुट सिग्नल जो है हमारे पास Vs, दैट मीन्स द Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, ये, और ये आपके पास Vt है, थायरिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब मैं आरएलई लोड अगर लिया हूं तो हमको क्लियर होना चाहिए कि अब आरएलई लोड है, और अगर मैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं
तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बीटा गिवन है, बीटा गिवन है, बीटा जो होता है वो एक्सटिंक्शन एंगल होता है, बीटा अगर गिवन है इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। इसका मतलब है कि जो लोड करंट की वैल्यू होगी वो ओमेगा टी इक्वल टू बीटा एक्सटिंक्शन एंगल पे जीरो हो जाएगा, करंट लोड करंट इक्वल टू जीरो होगा जब भी बीटा डिफाइंड होता है। इसका मतलब ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पे आपके पास जीरो एम्पियर। तो ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, बीटा जो होता है वो एक्सटिंक्शन एंगल होता है, ये ओमेगा टी की वो वैल्यू होती है जिस पे करंट विल बी जीरो, ठीक है। अब बीटा का डिफाइंड है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है। अब आपके पास की क्लियर रहना चाहिए कि जब भी बैटरी वोल्टेज इन्वॉल्व रहता है, जब भी बैटरी वोल्टेज इन्वॉल्व है, अगर ई आपके पास अगर प्रेजेंट है जब भी, तो आपके पास क्या होता है, थीटा वन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं जिसकी वैल्यू होता है साइन इनवर्स ई बाई वी एम, साइन इनवर्स ई बाई वी एम, ये थीटा वन इन्वॉल्व होता है, क्लियर, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू वी एम साइन थीटा वन इक्वल टू ई, बैटरी वोल्टेज के बराबर आएगा। दो पॉसिबिलिटी होती है, अगर या तो आपके पास अल्फा की वैल्यू थीटा वन से ज्यादा होगा, मैक्सिमम टाइम ये वाला केसेस दिया रहता है, या फिर थीटा वन की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, ये अल्फा की वैल्यू जो है वो थीटा वन से ज्यादा है आपके पास। तो यहाँ पे अगर अल्फा आपके पास गिवन है तो यहाँ पे अल्फा अल्फा होगा और बीटा बीटा होगा। ध्यान से रखना मैं क्या क्या बोलते जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेवफॉर्म को अगर ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ, कि वेवफॉर्म को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वेवफॉर्म कैसे होगा आपके पास, वी नॉट का वेवफॉर्म, वी नॉट का वेवफॉर्म, वी नॉट का वेवफॉर्म होगा आपके पास अल्फा के पहले ये बैटरी वोल्टेज क्योंकि कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू बैटरी वोल्टेज के बराबर होगा, डिवाइस हमारा ऑफ है। उसके बाद जैसे ही अल्फा पे ट्रिगर करेगा तो ये हो जाएगा एक वर्टिकल लाइन, इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज होगा इधर वी एम साइन अल्फा, वी एम साइन अल्फा, ये हुआ वी एम साइन अल्फा, और ये आपके पास आ जा रहा है दिस वन, जैसे एक जनरलाइज बनाते जा रहा हूँ, ये बीटा दिस वन, ये बीटा वो वैल्यू जिस पे आपके पास करंट की वैल्यू जीरो, करंट का फिगर नहीं बनाया, आउटपुट का फिगर बना रहा हूँ। सेम आपके पास आगे जैसे बढ़ोगे दिस वन, ये 2 पाई प्लस अल्फा, फिर 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से एक वर्टिकल लाइन, और फिर से दिस वन, ये दिस टाइप। अब ये अल्फा पे आपके पास ये हो रहा है, ये जीरो है, तो ये बैटरी वोल्टेज आपके पास ई के बराबर है, बिकॉज डिवाइस अगर ऑफ होगा तो करंट विल बी जीरो, और आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगा वो बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ये अल्फा और बीटा है। इसका मतलब ये फिगर कब बना, अगर मैं ध्यान से बोलूं कि ये फिगर कब बना, तो ये फिगर तब बना है जब अल्फा की वैल्यू थीटा वन से ज्यादा है। इसका मतलब ये कंडक्शन जब होगा, जब अल्फा पे होगा आपके पास थीटा वन उसके पहले की वैल्यू होगी। देखना कैसे यूज करते ना एक एक चीज को। इसका मतलब है कि ये जो फिगर है, ये फिगर आपके पास है अल्फा ग्रेटर देन थीटा वन का, दिस वन, ओके। बीटा बीटा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। अगर मैं बोलूं कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट कितना होगा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई, टाइम पीरियड इज 2 पाई, अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक ले सकते हो। तो अल्फा से बीटा तक आप आउटपुट इक्वल टू इनपुट वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, प्लस बीटा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक बैटरी वोल्टेज ई के बराबर आ गया डी ओमेगा टी। सिर्फ इतना आपको रिजल्ट जनरलाइज में कर दे रहा हूं कि 1/2 पाई आउटसाइड है, और आंसर आ गया वी एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट भी चेंज कर दिया मैं, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ओके। ये रिजल्ट आ गया, प्लस ई के साथ आंसर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये दिस। अब बताइए एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट से मैं सब कुछ डिराइव करूंगा, तो ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट से सब कुछ डिराइव करूंगा। तो अगर कोई आरएलई लोड की बात कर रहा है आपसे, और आपको अल्फा भी प्रोवाइड कर दिया, बीटा भी प्रोवाइड कर दिया, बैटरी वोल्टेज भी दे दिया, तो ये आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लोगे। एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट का रिलेशनशिप होता है वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर प्लस ई। जब जब बैटरी वोल्टेज दिया रहेगा आपके पास, तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट माइनस ई बाई आर आ जाएगा, और इससे आप यूज कर सकते हो। ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब भी थीटा की वैल्यू, थीटा वन की वैल्यू, दैट मीन द साइन इनवर्स ई बाई वी एम, अगर अल्फा से ज्यादा है, अल्फा से अगर ज्यादा है तो फिर अल्फा का कोई यूज नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि जो भी रिजल्ट है आपका, आपको अगर बहुत अच्छे से आइडिया रखना है तो अल्फा को थीटा वन से रिप्लेस कर दो। ये बिहेव वैसे करता है जैसे कि डायोड होता है। अगर मैं बोल दूं कि एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर अगर मैं लगा दूं तो ये वाला केस होगा। अगर मैं थारिस्टर को रिप्लेस कर दूं एक डायोड से, इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू थीटा वन और बीटा इक्वल टू बीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात करना है, या आउटपुट वेवफॉर्म अगर ड्रॉ करना है डायोड के लिए, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए, तो ये थीटा वन पे हो जाएगा। तो अल्फा की जगह यहां पे आ जाएगा थीटा वन इन केस ऑफ डायोड, ये दिस वन, और बीटा तो बीटा रहेगा, और ये 2 पाई प्लस थीटा वन आ जाएगा, जैसा 2 पाई प्लस थीटा वन, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी थीटा वन पे अगर आपके पास कंडक्ट कर रहा है, तो अगर आप ध्यान देखोगे तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट कितना है पता है आपके पास, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का और
कंट्रोल रेक्टिफायर व्हेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा, दैट मींस कंटीन्यूअस कंडक्शन भी आपके पास, कंटीन्यूअस फायरिंग भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अल्फा का कोई यूज नहीं है, क्योंकि थीटा 1 जब आप दोगे तभी वो फॉरवर्ड बायस में जाएगा और अल्फा पहले से आ चुका था, इसका मतलब है थीटा 1 के बाद ही कंडक्ट करेगा, तो थीटा 1 विल बी डोमिनेटिंग। तो या फिर डायोड अगर हो तो भी थीटा 1 विल डोमिनेटिंग, और थीटा 1 अगर अल्फा से ज्यादा है तो भी, इसका मतलब इसको मैंने डायोड लिख दिया। अनकंट्रोल रेक्टिफायर का भी बिहेवियर एक्जैक्टली ऐसे ही होता है। आंसर होगा 1/2 पाई Vm cos थीटा, अल्फा की जगह थीटा, तो cos थीटा 1 माइनस cos बीटा, cos थीटा 1 माइनस cos बीटा प्लस e, और ये 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा, दिस वन, ये आंसर इसका। इसका तभी आरएलई लोड में एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर के एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट है। तो कल अगर कोई आपको आरएलई लोड अगर दे दे, तो आरएलई लोड अगर कोई आपको अगर प्रोवाइड कर देगा आपके पास, तो देख सकते हो कि इस टाइप की चीजें होगी। और आरएलई लोड अगर कोई प्रोवाइड कर दिया आपके पास, तो फिर आप देख सकते हो कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल देंगे और एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो दो केसेस हो गए आपके पास कंट्रोल रेक्टिफायर के साथ कि अल्फा ग्रेटर देन थीटा 1 और थीटा 1 ग्रेटर देन अल्फा, और ये वाला केस डायोड का केस भी होता है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठीक है आप ये तो रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए, अगर मैं बोलता कि इस जगह पे तो रिजल्ट आपके पास हो गया, अगर मैं थारिस्टर वोल्टेज की बात करता पहले वाले केस के लिए तो क्या होता, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। तो जनरलाइज रिजल्ट जो मैंने नोट किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको यूज करते आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से यूज करते आना चाहिए, तो आप बहुत एडवांटेज में रहेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो आप थारिस्टर वोल्टेज की अगर बात कर रहे हो, थारिस्टर वोल्टेज अगर आपको ऐसा ड्रॉ करना है, थारिस्टर वोल्टेज क्या क्या चीज पता होना चाहिए, तो हमको पता है कि अल्फा के पहले अगर मैं बोलूं कि केवीएल इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में केवीएल इक्वेशन क्या है, माइनस वी एस प्लस थारिस्टर वोल्टेज प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 0, और जब ऑफ है वी नॉट की वैल्यू बैटरी वोल्टेज है, तो थारिस्टर वोल्टेज का आंसर होता है वी एस माइनस वी नॉट। तो अब अगर आपके पास इस जगह पे वी नॉट की वैल्यू तो ई है, तो वी नॉट की वैल्यू ई है, तो वी एस की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी हो गया, माइनस ई हो गया वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू थीटा 1 पे, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा 1 पे आपके पास जो रिजल्ट होता है वो ई के बराबर होता है, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा 1 पे, तो ई माइनस ई 0। अब आपके पास क्या हुआ, ये जो अल्फा आपके पास ये अल्फा है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे साइन ओमेगा टी 0, तो माइनस ई से स्टार्ट होगा, बीच में आपके पास एक थीटा 1 ले लिया मैं, थीटा 1, और ये आपके पास ऐसा हुआ दिस वन, ये थीटा 1 हुआ और ये अल्फा हुआ। थीटा 1 पे आपके पास 0, देखो ध्यान से, क्यों थीटा 1 पे 0, थीटा 1 पे इसलिए 0 क्योंकि वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू थीटा 1, तो वी एम साइन थीटा 1 की वैल्यू ही ई के बराबर होता है, तो 0 हो गया ये। उसके बाद इस जगह पे अल्फा पे, तो अब आपके पास डिवाइस कंडक्ट करना चालू कर दिया, तो देखो ये अल्फा पे 0 हो गया, कब तक 0 हुआ अल्फा पे, जब तक आपके पास बीटा तक रहेगा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, ये 0, ये बीटा दिस वन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि बीटा पे क्या होगा, वैल्यू कितना होगा, तो वीएम साइन अगर मैं बोलूं कि कितनी वैल्यू होगी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पे वीएम साइन बीटा माइनस ई है, वीएम साइन बीटा और बीटा की वैल्यू नॉर्मली पाई से ज्यादा है, 180 से ज्यादा, 2 पाई प्लस अल्फा से कम है, तो एक वर्टिकल लाइन हुआ आपके पास, और ये जो मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड जो हुआ वीएम साइन बीटा, एक्चुअली वीएम साइन बीटा अपने आप नेगेटिव होगा क्योंकि बीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा है, वीएम साइन बीटा माइनस ई, ऐसा लगना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस है, दोनों का एडिशन है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये आपके पास हुआ। उसके बाद 270 पे पीक वैल्यू होगा और ऐसा करके आपके पास जाएगा। किस जगह पे 0 होगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ध्यान से कि ओमेगा टी की वैल्यू किस जगह पे 0 होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट वाइज अगर मैं बात करूँ, तो रिजल्ट वाइज जो होगा आपके पास ये 2 पाई प्लस थीटा 1, अगर मैं 2 पाई प्लस थीटा 1 की बात कर रहा हूँ, 2 पाई प्लस थीटा 1 यहाँ का आएगा आपके पास, तो 2 पाई प्लस थीटा 1 पे आपके पास ये 0 होगा, और अगर मैं आगे तक अगर बढ़ा दूँ, है ना, इसको ऐसा मिलाना मत, ये पहले आ जाएगा, उसको ऊपर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, और ये 2 पाई प्लस थीटा 1, 2 पाई प्लस थीटा 1, क्यों 2 पाई प्लस थीटा 1, क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा 1 करेंगे तो साइन थीटा 1 आएगा, साइन थीटा 1 ई के बराबर होता है वीएम साइन थीटा 1, ई माइनस ई 0, तो ये आ गया आपके पास, ये 270 के आसपास आएगा ये। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 270, ध्यान रखते हैं ना हर एक चीज, बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 270 है, इसका मतलब है कि पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी पता आपके पास, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ थारिस्टर, तो थारिस्टर का पीक इनवर्स वोल्टेज होगा वीएम साइन बीटा, वीएम साइन बीटा, और माइनस ई था तो ये भी नेगेटिव वैल्यू है, वीएम साइन बीटा प्लस ई, तो ये माइनस ई कर रहा हूं, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो वीएम साइन बीटा प्लस ई, तो वीएम साइन बीटा का मॉड वैल्यू प्लस ई, इतना होगा आपके पास मैग्नीट्यूड। ये आपके पास इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, सॉरी इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 270 होगा, तो पीआईवी की वैल्यू पीआईवी की वैल्यू जो होगा आपके पास, ये जो वैल्यू दिख रहा है आपके पास, ये होगा वीएम, ये। बट अगर मैं बोल दूं आपके पास कि बीटा की वैल्यू
अगर ग्रेटर देन 270 अगर हो गया तो फिर ये वाली वैल्यू पीक वैल्यू नहीं होगा, ये वर्टिकल लाइन इधर का ही आ जाएगा, तब आपके पास पीआईवी की वैल्यू कितना होगा, तो पीआईवी की वैल्यू होगा Vm sin बीटा, ये नेगेटिव है क्योंकि बीटा 270 से ज्यादा है, मॉड करो प्लस ई के बराबर करो, इसका मतलब है कि ये होगा इसका पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू जो कि Vm से कम होगा, तो आपके पास ये Vm sin बीटा प्लस ई आपके पास होगा और यहां कहीं पे आ जाएंगे आप। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं बोला कि आप जब भी एक थारिस्टर की बात करते हो, थारिस्टर के वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, थारिस्टर का वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप थारिस्टर के वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, दो चीजें आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको पीआईवी पता होना चाहिए, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज, ये आपके पास रिवर्स बायस वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होता है एट विच डिवाइस कैन ऑपरेट विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन के रिवर्स बायस, विदाउट ब्रेकडाउन के जो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज होता है वो होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यहां पे जो वैल्यू है ये Vm sin बीटा प्लस ई की जो वैल्यू होगी, ये पीआईवी कब होगा, जब बीटा 270 से ज्यादा होगा, बीटा लेस देन 270 होगा, पीआईवी की वैल्यू Vm हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे Vm मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस Vm और पीआईवी पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये माइनस Vm इज द मैग्नीट्यूड, मॉड वैल्यू इज Vm और ये वैल्यू पहले वैल्यू है। अब अगर मैं बोलूं कि ये तो पीआईवी के बारे में बात होगी, अगर मेरे को कोई बोले कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो ड्यूरेशन होता है जिसमें कि डिवाइस आपका ऑफ होगा ड्यू टू रिवर्स बायस, या आप बोलो कि आप जब भी थारिस्टर वोल्टेज या डायोड वोल्टेज का फिगर बनाते हो जिस रीजन में वो नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन करता है कि उसी को रिवर्स बायस बोलते हैं, तो द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच डिवाइस विल बी ऑफ ड्यू टू द रिवर्स बायस कंडीशन इज रिफर्ड एज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और हमको पता है कि थारिस्टर में तीन चीज होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। डायोड में तो सिर्फ दो ही होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन या तो फिर रिवर्स ब्लॉकिंग, दो ही चीज होता है, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग भी होता है। तो जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है वही सर्किट टर्न ऑफ टाइम को डिफाइन करता है, चाहे डायोड हो चाहे फिर आपके पास थारिस्टर हो। अब आपके पास ध्यान देखना, ये जो जितना पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है आपके पास, दिस वन, ये पूरा का पूरा जो रीजन है यहां से लेके यहां तक, ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम को डिफाइन करेगा। दिस द ओमेगा टीसी, रेडियन बात कर रहा हूं, तो ओमेगा टीसी की वैल्यू कितना हो गया, तो ओमेगा टीसी की वैल्यू हो गया 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम सेकंड में कितना आ गया, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा सेकंड, दिस वन। तो 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा आ गया। ये कब आपके पास, व्हेन अल्फा ग्रेटर देन थीटा 1, इसका केस चल रहा था आपके पास और ये फिगर भी मैं बनाया। ये पूरा रीजन है आपके पास, वो भी नेगेटिव है लेकिन उसमें पूरा नहीं है, इसमें पूरा का पूरा आपके पास इंक्लूडेड है, पूरा का पूरा जगह है। ये होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये वाला ड्यूरेशन जिसमें थारिस्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव। ओके, तो 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। अब इस जगह से मैं पूरे केसेस में जाऊंगा ना, इसी जगह से पूरे केसेस में, इसलिए बोला पूरी बात ध्यान से सुनना। तो 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, बीटा की वैल्यू लेस देन 270 ग्रेटर देन 270 में पीआईवी अलग अलग होगा और एवरेज आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट करंट का रिलेशनशिप निकाल दिया। बट अगर मैं किसी को बोलूं कि अगर आपके पास थीटा 1 की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई अल्फा से, थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा हो गई अल्फा से, तो अल्फा का कोई यूज नहीं, थीटा 1 हो जाएगा, तो अल्फा को थीटा 1 से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर अल्फा थीटा 1 से रिप्लेस हो गया, तो ये वाला पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन गया और ये 0 हो गया और ये इसको हटा दिया, अल्फा ही थीटा 1 हो जाएगा। ये देखो अल्फा ही थीटा 1 हो गया, ये अल्फा ही थीटा 1 हो गया, दिस वन, ये। उसके बाद आपके पास ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये वाला पोर्शन भी जाएगा और यहां पे पहुंच जाओगे आप, और ये जो 2 पाई प्लस थीटा 1 है यही 2 पाई प्लस अल्फा 1 हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा ही थीटा 1 गया, तो ये पॉजिटिव पोर्शन गायब हो गया। तो क्या सर्किट टर्न ऑफ टाइम में कोई डिफरेंस होगा? नहीं। इसका मतलब है सर्किट टर्न ऑफ टाइम एक आरएलई लोड जो अगर आपके पास गिवन है, चाहे अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, चाहे कंट्रोल रेक्टिफायर है, चाहे अल्फा थीटा से ज्यादा है, चाहे थीटा अल्फा से ज्यादा है, दोनों ही केस में सर्किट टर्न ऑफ टाइम का जो आंसर होता है टीसी की वैल्यू इस जगह पे अनकंट्रोल्ड हो कंट्रोल्ड हो 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा सेकेंड। ये एक आरएलई लोड का सर्किट टर्न ऑफ टाइम है, बीटा आपके पास गिवन होगा और ये आपके पास दिया हुआ है, चाहे फिर अनकंट्रोल्ड हो चाहे कंट्रोल में अल्फा ग्रेटर देन थीटा 1 हो चाहे थीटा 1 ग्रेटर देन अल्फा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम हुआ, एवरेज आउटपुट वोल्टेज के बारे में सब बात की। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर कंटीन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है? कंटीन्यूअस कंडक्शन का मतलब है कि कभी भी करंट जीरो नहीं होगा, और कभी भी करंट जीरो नहीं होगा तो डिवाइस हमेशा कंडक्ट करेगा, तो थारिस्टर का ड्रॉप इज ऑलवेज जीरो बिकॉज थारिस्टर विल बी ऑन, और अगर थारिस्टर ऑन होगा तो वी नॉट की वैल्यू हमेशा Vm sin ओमेगा टी होगा। इसलिए एक हाफ वे रेक्टिफायर में अगर मेरे को कोई बोल दे कि आपके पास हमेशा कंटीन्यूअस कंडक्शन की बात करना है, तो कंटीन्यूअस कंडक्शन की बात करना है, इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज एक साइनसोइडल सिग्नल बन जाएगा, और अगर ये साइनसोइडल सिग्नल बन गया आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन, तो इसका पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एरिया के बराबर होगा तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा तो डीसी पावर जीरो होगा, एफिशिएंसी विल बी जीरो। इसलिए एक हाफ वे रेक्टिफायर में कंटीन्यूअस कंडक्शन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कंटीन्यूअस कंडक्शन अगर मैं बोल दूं कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री, और अगर मैं रिपल फ्री बोल दिया इसका मतलब है कि लोड करंट विल बी कांस्टेंट, चाहे कैसे भी करके हम बात करेंगे कि लोड करंट विल बी कांस्टेंट। अब लोड करंट हमेशा फ्लो हो रहा है,
क्योंकि फिर डिवाइस आपका ऑन है और हमेशा करंट फ्लो होते जा रहा है। वी नॉट की वैल्यू इज ऑलवेज इनपुट वोल्टेज। इसलिए एक कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री की बात या कंटिन्यूअस कंडक्शन बोलना और कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री बोलने का मतलब यही है कि रिपल फ्री में करंट विल बी कांस्टेंट, ये करंट विल बी कांस्टेंट। और अगर रिपल फ्री नहीं बोलता तो फिर मैं करंट को बनाता और बोलता कि ठीक है करंट कंटिन्यूअस है आपके पास, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइस हमेशा कंडक्ट कर रहा है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर में कोई क्यों बात नहीं करता है? इसलिए बात नहीं करता है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज साइनसॉइडल सिग्नल बन जाएगा तो फिर डीसी पावर जीरो हो जाएगा और फिर एफिशिएंसी की कोई बात ही नहीं कर पाएगा। तो हम रेक्टिफायर एफिशिएंसी की बात ही नहीं करेंगे, कुछ रेक्टिफिकेशन ही नहीं होगा। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में कोई कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री की बात नहीं करता है। लोग कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री की बात कब करते हैं? जब फुल वेव रेक्टिफायर की बारी आती है। कब? जब फुल वेव रेक्टिफायर की बारी आती है, क्योंकि उस केस में जो ब्रिज रहता है आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायगोनल आपके पास डिवाइस कंडक्ट करता है, दूसरा डायगोनल कंडक्ट करता है, तो फिर आउटपुट वोल्टेज पूरा इनपुट वोल्टेज के बराबर नहीं होता है। एक साइकिल में आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करता है, एक साइकिल में आउटपुट वोल्टेज इनपुट के अपोजिट को फॉलो करता है, तो हमेशा एरिया पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए कंटिन्यूअस कंडक्शन में भी आउटपुट वोल्टेज की जो एवरेज वोल्टेज जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में लोग एवरेज वैल्यू की बात नहीं करते। बट कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री एक हाफ वेव रेक्टिफायर में कब बात होना चाहिए वो भी मैं बताता हूं कब बात होना चाहिए। तो मेरे को लगता है एक आरएलई लोड के बारे में अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है, एक आरएलई लोड, ये गुड कंसेप्ट है, एक आरएलई लोड के बारे में अगर अच्छा खासा आपके पास आइडिया है तो फिर आप हमेशा बात कर सकते हो कि देखो ये क्या क्या आपके पास जो रिजल्ट हो रहा है इस फॉर्म में आप बात कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि फिर आपको रिजल्ट क्लियर है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो चाहे एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, एक आरएलई लोड को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। अब देखिएगा, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो ठीक है ये तो हो गया एक आरएलई लोड के बारे में, कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात हो नहीं सकती क्योंकि कोई यूज नहीं है एक हाफ वेव रेक्टिफायर में, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल दोनों की बात कर ली। अब अगर मैं बोलूं आपको कि चलो अपन आरएल लोड के बारे में बात करते हैं, बैटरी वोल्टेज को हटाते हैं, आरएल लोड के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास कंट्रोल्ड एक आरएल लोड है, दिस वन द आरएल लोड। अब बैटरी वोल्टेज तो है नहीं, आरएल लोड दिस वन, ये वी नॉट आई नॉट, ये वी एस वी एम साइन ओमेगा टी और बीटा डिफाइंड है सपोज का, बीटा इज गिवन। अगर बीटा गिवन है तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगा? हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वी एम अपान 2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, वही वाला फॉर्मूला जो मैं डिराइव करके रखा हूं अभी। ई की वैल्यू जीरो हो गई तो सेकंड पार्ट जीरो हो गया। इसमें अगर मैं फिगर की बात करूं कि फिगर कैसे होगा तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि जो फिगर है उसमें से बैटरी वोल्टेज हटा दो, इसी में से आरएल लोड में से बैटरी वोल्टेज हटा दो। अगर बैटरी वोल्टेज हट गया तो आपके पास ये जीरो हो गया। वी नॉट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बैटरी वोल्टेज अगर आप हटा दिए तो हो क्या गया आपके पास? अगर बैटरी वोल्टेज हट गया तो बैटरी को जीरो कर दो तो ये जीरो आ गया, ये जीरो पे आ गया, वेवफॉर्म बन गया, ये अल्फा, ये वी एम साइन अल्फा और ये आपके पास आ गया बीटा, ये बीटा और फिर दिस वन जीरो, फिर 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर आ गया, ये वेवफॉर्म हो गया। देखो ये वी एम साइन अल्फा, ये वी एम साइन अल्फा, ये वी एम साइन अल्फा, कितना आ गया? ये बीटा, ये इसका मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट ये होगा। और एवरेज आउटपुट करंट का रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि एल का एवरेज वैल्यू जीरो होता है तो इसलिए वी नॉट की वैल्यू आई नॉट इंटू आर होगा और एल का एवरेज वैल्यू जीरो होगा, इसलिए आरएल लोड के केस में एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू वी नॉट बाई आर होता है। एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू वी नॉट बाई आर होता है। देखो ये आ गया आपके पास। अब एवरेज आउटपुट वोल्टेज पता चल गया, एवरेज आउटपुट करंट पता चल गया। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि थारिस्टर का आपके पास, अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास ये थारिस्टर है, तो अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि अगर ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है तो कंट्रोल रेक्टिफायर, अगर ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता तो क्या होता? तो अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता तो अभी मैं जीरो से स्टार्ट कर देता बीटा तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जगह पे तो अल्फा पे ट्रिगर्ड होगा, नेक्स्ट 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर्ड होगा। इन केस ऑफ डायोड सर्किटरी अनकंट्रोल रेक्टिफायर, इस जगह पे डायोड सर्किटरी में मैं अल्फा की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं और अल्फा की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट हो जाता वी एम अपान 2 पाई, वी एम अपान 2 पाई अल्फा इक्वल जीरो, तो 1 माइनस कॉस बीटा का आंसर हो जाता है 1 माइनस कॉस बीटा। कोई बीटा आपको डिफाइन कर देता, कोई बोल देता कि बीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो 200 डिग्री है, बीटा एक्सटेंशन एंगल है, फिर हम वीएम की बात कर लेते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के पार्ट बनते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए ये सब कुछ। तो मैं बोल रहा हूं देखो आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट बस मैं कुछ किया, बैटरी वोल्टेज को जीरो पुट किया तो ये आरएल लोड बन गया, अल्फा को जीरो पुट किया तो अनकंट्रोल बन गया। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि चलो मैं थारिस्टर के वोल्टेज की बात करता हूं, थारिस्टर के वोल्टेज के बारे में क्या हो रहा है करके, थारिस्टर का वोल्टेज। अब थारिस्टर का वोल्टेज आपको पता है कि अल्फा के पहले आपके पास ट्रिगर्ड नहीं कर रहा तो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू थी आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीरो है आउटपुट वोल्टेज, तो थारिस्टर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर है। अगर ध्यान से देखा जाए कि जब आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, क्योंकि थारिस्टर वोल्टेज हमेशा ना सोर्स वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज होता है, बट आउटपुट वोल्टेज जीरो है कब? अल्फा के पहले, तो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। और सोर्स वोल्टेज को अगर आप फॉलो करें तो ऐसा बनेगा दिस वन, ये उसके बाद ये जीरो हो गया, ये अल्फा पे, उसके बाद आपके पास बीटा तक ये जीरो था, बीटा तक जीरो था। उसके बीटा पे मैं बोल रहा हूँ कि कितनी वैल्यू हो गई, तो बीटा पे वैल्यू हो गई वी एम साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 180 ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू,
वी एम साइन बीटा अपने आप नेगेटिव है, तो वी एम साइन बीटा आ गया। उसके बाद अगर बीटा की वैल्यू 270 से कम है तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा पीक वैल्यू होगा, और दिस वन ये ऐसा करके आपके पास ये वैल्यू जाएगा, दिस वन ये साइनसोइडल बनेगा, ये बीटा है, ये बीटा। उसका मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ये वैल्यू आपके पास 0 है तो इस जगह पे मेरे को पता है आपके पास कि ये 2 पाई प्लस अल्फा पे जा रहा है, दिस वन, ये यहाँ पे आपके पास ये 2 पाई, दिस वन। तो आप ये भी बोल सकते हो कि देखो अभी बैटरी वोल्टेज नहीं है, अभी सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या था, देखो आरएलई लोड का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या था, ध्यान से देखना, सर्किट टर्न ऑफ टाइम आरएलई लोड कितना था, 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। बताओ ये थीटा वन की वैल्यू कितना था, थीटा वन की वैल्यू साइन इनवर्स ई बाई वी एम था। साइन इनवर्स ई बाई वी एम में अगर मैं बोल दूं कि चलो ई की वैल्यू 0 पुट कर दो, आरएल लोड बनाओ, तो थीटा वन की वैल्यू 0 होगी, और थीटा वन की वैल्यू 0 होगा तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू कितना होगा, 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। याद हो गया आपको? इसी रिजल्ट से आप डिराइव कर लिए, थीटा वन विल बी 0 बिकॉज बैटरी वोल्टेज इज 0। देखो 2 पाई माइनस बीटा, ये नेगेटिव रीजन है, दिस इज द नेगेटिव रीजन, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको पता चल गया आरएल लोड का, दिस वन, ये 2 पाई माइनस बीटा, ये 2 पाई माइनस बीटा। और अगर मैं बोल दूं कि अगर ये डायोड सर्किटरी है तो भी आपके पास डायोड सर्किटरी अगर होगा तो सिर्फ क्या चेंजेस होगा आपके पास, ये वाला जो टर्म्स है, ये अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला टर्म यहां पहुंच जाएगा। अगर मैं डायोड वोल्टेज का फिगर बनाता तो फिर क्या होता, अल्फा की जगह ये यहां पहुंच जाता, और ये 0 से लेकर आपके पास ये बीटा तक आपके पास 0 रहता, और फिर बीटा से यही वाला फिगर बनता। इसका मतलब डायोड सर्किटरी भी रहता तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का जो आंसर होता वो 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा होता। इसका मतलब अनकंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में बीटा इन्वॉल्व है तो 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा सेकंड होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, चाहे डायोड लगा दो चाहे थारिस्टर लगा दो। नॉर्मली क्यों हम डायोड में सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं करते? अगर आपको पता होना चाहिए कि डायोड एक पीएन जंक्शन डिवाइस है। डायोड की अगर मैं बात करूं तो डायोड एक पीएन जंक्शन डिवाइस है, तो डायोड में हम लोग बहुत ज्यादा सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि डायोड में जब मैं रिवर्स बायस करता हूं, जैसे डायोड है, डायोड में आपके पास एक पी और एक एन है, ये पी और आपके पास ये एन है, और पी और एन में अगर मैं आपके पास एनोड और कैथोड की बात अगर करूँ, रिवर्स बायस अगर अप्लाई कर रहा हूँ, पी में हमारे पास एक्सेप्टर आयंस होते हैं आपके पास, और एन में डोनर आयंस होते हैं, तो एक ही तो जंक्शन है आपके पास, जे एक ही जंक्शन से, ये वाला जंक्शन से। तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं रिवर्स बायस अगर मेंटेन करूँ तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं रिवर्स बायस कर रहा हूँ तो जितना भी आपके पास यहाँ पे होगा, ये वाला जो आपके पास कैरियर्स होगा, ये डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू बढ़ते जाती है, लीकेज करंट फ्लो होता है इसके बीच में। तो यहाँ पे आपके पास जो होता है, आपके पास अगर मैं बात करूँ कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम जितनी देर के लिए रिवर्स बायस मेंटेन रहता है वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है, तो ये आपके पास पीएन जंक्शन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए हम लोग ना हम किसी भी डायोड में सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होता है, ये किसी भी एससीआर या थारिस्टर में लिखा रहता है। एससीआर और थारिस्टर होता है सेम। अब हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती डायोड में, क्योंकि डायोड में ना आपके पास सिर्फ एक ही जंक्शन है, तो उसमें कोई ट्रैप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते, ट्रैप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते। लेकिन अगर मैं एससीआर की बात करूं तो एससीआर में देखो आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पी प्लस एन माइनस पी और ये एन प्लस, ये आपके पास एनोड, ऊपर नीचे कैथोड, ये आपके पास गेट टर्मिनल, जंक्शन आपके पास देखो J1 है, J2 है, J3 है, तो आपके पास 3 जंक्शन है। 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है, 3 जंक्शन है आपके पास, वहां तो सिर्फ एक ही जंक्शन होता है। और हाईली डोप देखो डोपिंग भी है, जैसे ये 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब से डोपिंग है, ये लाइटली डोप्ड है 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब से इसका डोपिंग है, ये मॉडरेट डोपिंग है 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब से डोपिंग है, ये हाईली डोपिंग है 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूबिक से। इसका मतलब ये डोपिंग आपके पास 3 जंक्शन से। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं, ट्रैप चार्ज कैरियर, छुपे हुए कैरियर जो होते हैं आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम है उससे ज्यादा सर्किट का टर्न ऑफ टाइम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ लीकेज करंट के कारण करंट फ्लो हो रहा है। डायोड में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए डायोड में सर्किट टर्न ऑफ टाइम और डिवाइस टर्न ऑफ टाइम सेम होता है। सेफ्टी मार्जिन की जरूरत डायोड में नहीं होती, इसलिए कोई भी डायोड सर्किटरी में सेफ्टी मार्जिन की बात नहीं करता है, जबकि एक एससीआर में सेफ्टी मार्जिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा कि सेफ्टी मार्जिन नॉर्मली 2 या 3 टाइम्स होता है। नॉर्मली 2 रख लेते हैं लोग कि अगर डिवाइस टर्न ऑफ टाइम अगर 20 माइक्रोसेकंड है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम सेफ्टी मार्जिन अगर 2 है तो 40 माइक्रोसेकंड हो जाएगा। ये सेफ्टी मार्जिन का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि कम्यूटेशन फेलियर नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों डायोड में लोग सर्किट टर्न ऑफ टाइम, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम की ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्यों लोग एससीआर या थारिस्टर में सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करते हैं, जबकि एक डायोड में भी सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात की जा सकती है। ये देखो डायोड का सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो है आंसर 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा होगा, जो डायोड लगा उसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम दिस वन। मैं बोला अगर आपके पास अगर ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता तो अल्फा 0 होता और ये वाला पॉइंट यहां जाता तो 0 से लेके बीटा तक पूरा 0 दिखता आपको, और फिर ये फिगर दिखता, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आ गया 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो पीक वैल्यू आपके पास देखो ये वीएम साइन बीटा है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपके पास बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 270 है तो फिर पीआईवी की वैल्यू जो होगा वो वीएम होगा। अगर बीटा की वैल्यू 270 से ज्यादा है तो पीआईवी की वैल्यू, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वीएम साइन
बीटा होगा, इधर वी एम साइन बीटा, पीआईवी की वैल्यू। ये गुड कंसेप्ट होता है आपके पास जब आप फिगर बनाते हो। तो मैं बोल रहा हूं रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि एक बार आप रफ कॉपी निकाले और अपने से पूरे केसेस फटाफट बनाते जाए। मतलब आपको वेवफॉर्म एग्जाम में बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपका आइडिया इतना अच्छा रहना चाहिए कि आपको सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लगना चाहिए कुछ सोचने में कि मेरे को करना क्या है। कोई अगर आपसे सर्किट टर्न ऑफ टाइम पूछ रहा है एक आरएल लोड के साथ और आपको रिजल्ट याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप कैसे पता करोगे कि 2 पाई माइनस बीटा जो होगा डिवाइड बाय ओमेगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। तो ऐसे करके आप रिकवर कैसे करोगे, आप अपनी मेमोरी में कैसे चीजों को रखोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे सोचना है। इसलिए आरएल लोड से देखो मैं आरएल लोड में आ गया। अब अगर मैं बोल दूं किसी को, ध्यान से सुनते हैं ना, अगर मैं किसी को बोल दूं कि देखो कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा, क्यों कोई कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात नहीं करता है हाफ वेव रेक्टिफायर आरएल लोड के साथ। अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा तो क्या होगा, हमेशा ये डिवाइस ऑन होगा, चाहे डायोड हो चाहे थारिस्टर, अनकंट्रोल या कंट्रोल। और अगर हमेशा डिवाइस ऑन होगा तो V0 Vs के बराबर होगा और आउटपुट वोल्टेज का फिगर प्योर साइनसोइडल हो जाएगा। और आउटपुट वोल्टेज का फिगर अगर प्योर साइनसोइडल हो गया तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जीरो, और एवरेज आउटपुट वोल्टेज जीरो तो डीसी पावर जीरो तो एफिशिएंसी जीरो। इसका मतलब है कि रेक्टिफिकेशन तो हुआ नहीं, इसलिए कोई भी हाफ वेव रेक्टिफायर में कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। देखो एक आरएल लोड के साथ में लिया तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, आपको पीआईवी पता होना चाहिए, आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट पता होना चाहिए, और एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो आपको इतना आइडिया रहे कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम और डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के बीच में डिफरेंस क्यों है, क्यों सेफ्टी मार्जिन की जरूरत पड़ती है, क्यों डायोड में कोई लोग बात नहीं करते हैं। बेसिक आपको इक्वेशन पता होना चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं। अब अगर मैं बोल दूं कि चलो कंटिन्यूअस कंडक्शन मेरे को चाहिए, मैं बोल देता हूं कि एग्जाम में कंटिन्यूअस कंडक्शन जब भी आरएल लोड के साथ आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, आप हमेशा देखोगे, हमेशा क्या देखोगे, जब भी आपको दिया रहेगा कि आई नॉट कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री, जब भी दिया रहेगा तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि हमेशा फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रहेगा, एफडी, ये एफडी लगा रहेगा। अब कंटिन्यूअस कंडक्शन है, अब ये एफडी लगा हुआ है, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा होगा कंटिन्यूअस कंडक्शन के साथ, क्योंकि अगर फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा होगा तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं है हाफ वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं। अब अगर आपके पास कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री अगर है और हमेशा इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू इंडक्टर, तो अगर हमेशा अगर आपके पास कंटिन्यूअस कंडक्शन है मतलब करंट की जो वैल्यू होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। अब आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास आईएफडी ले लिया तो इस केस में क्या होता है कि जैसे अब आपके पास एक थारिस्टर करंट होगा और एक आईएफडी करंट होगा, दोनों का एडिशन लोड करंट होगा। तो अब होता क्या है कि इस जगह पे अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं कि करंट की बात थारिस्टर आपके पास अल्फा से ट्रिगर्ड होगा, तो अल्फा से स्टार्ट हुआ, ये अल्फा से स्टार्ट हुआ और फिर ये जाएगा आपके पास, क्योंकि पाई के बाद ना कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड है, तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव नहीं हो सकता। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड विल बी ऑन। तो जितने पोर्शन के लिए ये आउटपुट नेगेटिव होता है फ्री व्हीलिंग डायोड आपके पास ऑन हो जाता है, तो ये जाएगा अल्फा से लेके पाई तक के लिए, दिस वन, ये, उसके बाद ये जीरो। थारिस्टर जो कंडक्ट करेगा वो अल्फा से लेके पाई में करेगा। और अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं फ्री व्हीलिंग डायोड की बात कर रहा हूं, आईएफडी की बात कर रहा हूं, तो आईएफडी की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो क्या होगा पता आपके पास, अल्फा के कंटिन्यूअस कंडक्शन बोल रहे तो अल्फा के पहले आपके पास आई नॉट करंट फ्लो हो रहा होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री बोल दिया मैं, तो आई नॉट अल्फा से पाई तक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। फिर पाई से लेके अगर मैं बोल दूं पाई से स्टार्ट हुआ, ये अल्फा है, पाई से लेके फिर 2 पाई प्लस अल्फा तक, ये 2 पाई प्लस अल्फा तक ये रहेगा, फिर ये 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, तो ये आपके पास हुआ पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट, अल्फा से लेके पाई तक आपके पास ये कंडक्ट हुआ। ये अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो फिर पूरा का पूरा करंट कांस्टेंट होगा। तो अगर इस जगह पे कोई अगर बोल देता है कि एवरेज वैल्यू कितना होगा थारिस्टर करंट का, एवरेज वैल्यू ऑफ थारिस्टर करंट कितना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ थारिस्टर करंट, तो एवरेज वैल्यू ऑफ थारिस्टर करंट ये जो एरिया अपन टाइम पीरियड होगा इसका मतलब है पाई माइनस अल्फा इंटू आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ये आंसर है। और अगर मैं बोल दूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड करंट क्या होगा, डायोड करंट का फ्री व्हीलिंग आपके पास डायोड करंट की कितनी वैल्यू होगी, 2 पाई प्लस अल्फा माइनस पाई, तो ये हो गया पाई प्लस अल्फा आई नॉट अपॉन 2 पाई। इसका कंडक्शन बढ़ गया, फ्री व्हीलिंग डायोड पाई प्लस अल्फा, कंडक्शन टाइम इसका ज्यादा है, इसका कंडक्शन टाइम कम है, थारिस्टर का कंडक्शन टाइम कम है। अगर आपको दोनों का कंडक्शन टाइम सेम करना है तो आप अनकंट्रोल कर दो, एक डायोड सर्किट बना दो, दोनों को डायोड ले लो, और डायोड जब ले लिए तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई, अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर डायोड का एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट कितना होगा, तो अल्फा जीरो हो गया तो ये आ गया पाई पाई कैंसिल आउट, आई नॉट बाई 2 आ गया। और फ्री व्हीलिंग डायोड का एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो फ्री व्हीलिंग डायोड का भी एवरेज वैल्यू आई नॉट बाई 2 हो गया, तो दोनों का एवरेज वैल्यू आई नॉट बाई 2 हो गया इफ अल्फा इक्वल टू 0, दोनों में बराबर करंट फ्लो होगा। बट अल्फा अगर प्रेजेंट है तो फिर आपका फ्री व्हीलिंग डायोड का कंडक्शन टाइम ज्यादा है, पाई प्लस अल्फा है फ्री व्हीलिंग डायोड का। ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते और क्या है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं।
तो देखो डायोड का आपके पास हो गया। अगर मैं बोल दूं इसी जगह पे, अब इसी जगह पे अब कंटिन्यूस कंडक्शन अगर है आपके पास अल्फा पे ट्रिगर कर रहा है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि पहले वाले केस में यहाँ पे अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो ये 0 है, और ये वाला जो नेगेटिव एरिया था ये अवॉइड हो गया। तो जब आप फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हो तो फिर नेगेटिव एरिया नहीं आता है। क्यों नेगेटिव एरिया इसलिए नहीं आता है, ये 0 से लेके आपके पास ये पाई, अल्फा से पाई हुआ। अब ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है, तो अब जब भी आप फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हो, ध्यान देना, जब भी आप फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हो तो आपके पास आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आउटपुट जब भी जिस भी इंस्टेंट में नेगेटिव होगा फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट। ये फ्री व्हीलिंग डायोड ना नेगेटिव रीजन को अवॉइड करता है, और अगर आप नेगेटिव एरिया को अवॉइड कर रहे हो, नेगेटिव एरिया को अगर आप अवॉइड कर रहे हो, इसका मतलब है कि एवरेज वैल्यू विल इंप्रूव, और एवरेज वैल्यू इंप्रूव होगा तो डीसी पावर इंप्रूव होगा, डीसी पावर इंप्रूव होगा तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। तो फ्री व्हीलिंग डायोड लगा के आप एफिशिएंसी इंप्रूव कर लिए। अदरवाइज फ्री व्हीलिंग डायोड ना लगा हो, कंटिन्यूस कंडक्शन हो, हाफ वे रेक्टिफायर हो, एफिशिएंसी विल बी 0। बट अगर आप फ्री व्हीलिंग डायोड अगर लगा लिए तो आप देख सकते हो कि फिर आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात कर सकते हो, पावर की बात कर सकते हो, ये सब कुछ डिस्कशन हो सकता है। तो अगर मैं फ्री व्हीलिंग डायोड लगा लिया तो ध्यान से देखिएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड अगर मैं लगा लिया तो मेरे को पता है कि यहाँ पे आपके पास ये जो थारिस्टा, अगर मैं वीटी की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर देता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक चीज। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो अब आपके पास अल्फा से लेके पाई तक आपके पास कंडक्ट कर रहे हैं, अल्फा से लेके पाई तक। अब इस जगह पे अगर फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया हूं, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है, कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री में बोल भी दिया। सपोज करो इस फिगर को साथ में इस फिगर को रख लेता हूं कि अगर ये रजिस्ट्री लोड होता, रजिस्ट्री लोड होता ओनली, तो क्या होता, आर लोड होता, बस आर लोड। अब तो कंटिन्यूस कंडक्शन की बात नहीं होगी। अगर ये आर लोड होता तो फिर आपके पास कितना होता, अगर मैं फिगर वाइज अगर बात करूं कि आर लोड अगर होता ये, उस केस में फिर ये अल्फा पे ट्रिगर करता, आउटपुट वोल्टेज का जो फिगर होता, आउटपुट वोल्टेज का फिगर दिस वन, ये अल्फा के पहले आपके पास आउटपुट वोल्टेज 0, ये वीएम साइन अल्फा, और ये आपके पास अल्फा से पाई। नेक्स्ट आपके पास कब करता है 2 पाई प्लस अल्फा, दिस वन, ये वीएम साइन अल्फा, ये वी नॉट का फिगर अल्फा से लेके पाई तक। देखो ध्यान से, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो हमारे पास तो फ्री व्हीलिंग डायोड का आउटपुट वोल्टेज का जो फिगर है, फ्री व्हीलिंग डायोड के आउटपुट वोल्टेज का फिगर और रजिस्ट्री लोड के आउटपुट वोल्टेज का फिगर सेम है। यस, क्योंकि यहाँ पे अल्फा से पाई तक के लिए ट्रिगर्ड होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही चालू होगा तो रजिस्ट्री लोड है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास जो होगा ये डिवाइस आपका ऑफ हो जाएगा, करंट विल बी 0, आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। और फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है तो नेगेटिव जैसे ही आपका आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव को फॉलो करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज का फिगर दोनों के लिए सेम होता है। और आउटपुट वोल्टेज दोनों का अगर सेम है तो अगर मैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो बैटरी वोल्टेज तो वैसे भी नहीं है, तो Vm/2 पाई, और ये आपके पास हो गया कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा एक्सटेंशन एंगल है जिसपे करंट 0 हो जाता, तो ये बीटा है, तो बीटा की वैल्यू पाई हो गई, और बीटा की वैल्यू अगर पाई होगी तो आंसर कितना आ गया पता आपके पास, Vm/2 पाई। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो 1 प्लस कॉस अल्फा आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा होता है। इन केस ऑफ आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा होता है। इसलिए फ्री व्हीलिंग डायोड जब लगा होगा तो भी एवरेज आउटपुट वोल्टेज, और रजिस्टेंस लगा होगा तो भी एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट सेम होगा, बिकॉज फिगर सेम है। बीटा की वैल्यू पाई हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे जो था आपके पास ये बीटा यहीं पे रुक गया, ये बीटा की वैल्यू पाई हो गया। अब अगर इस जगह पे अगर मेरे को बात करना है कि देखो आपके पास रजिस्ट्री लोड लगा हुआ है और मेरे को थारिस्टर वोल्टेज की बात करना, ध्यान से देखते रहना। अब अगर मेरे को बात करना है कि थारिस्टर का वोल्टेज यहाँ पे कितना होता होगा, हर एक केस में अगर आप पूरे केसेस को एक ही बार में डिस्कस कर लोगे तो पूरा आसानी से हो जाएगा। ये कैसे निकाले हम लोग, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें बैटरी वोल्टेज को 0 पुट कर दिया और बीटा को पाई पुट कर दिया, हमारा जो बेसिक रिजल्ट था वो रिजल्ट आंसर के फॉर्म में आ गया। अब क्या हो रहा है, 0 से अल्फा के बीच में अगर रजिस्ट्री लोड और डिवाइस अगर ऑफ है तो थारिस्टर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी, थारिस्टर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो साइनसोइडल वोल्टेज के बराबर होगी। तो थारिस्टर वोल्टेज साइनसोइडल वोल्टेज के बराबर होगा, तो ये हो गया फिर 0 अल्फा पे, ये Vm साइन अल्फा, ये यहां पे पाई पे। उसके बाद आपके पास ये 2 पाई है, ये 2 पाई प्लस अल्फा है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अब आपके पास थारिस्टर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है, तो ये हमारे पास ऐसा हुआ दिस वन, ये पाई, ये 2 पाई और ये 2 पाई प्लस अल्फा, दिस वन, ये 2 पाई प्लस अल्फा जहां पे ट्रिगर्ड होगा आपके पास, ये फिगर वो फिगर सेम होगा। अभी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैं ऐसे फटाफट बनाया फिगर,
तो आपको दिखेगा ये वाला और वो वाला सेम रहेगा, दोनों का एरिया, दोनों का फिगर सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पाई से लेके 2 पाई तक में, पाई से लेके 2 पाई तक में नेगेटिव रीजन है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आंसर कितना है, तो देखो आपके पास सर्किट टर्न ऑफ टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ओमेगा टीसी की वैल्यू 2 पाई माइनस पाई, दैट मींस पाई है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होता है पाई अपॉन ओमेगा होता है। इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, पाई अपॉन ओमेगा हो गया। और इवन ना आपके पास अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सर्किट टर्न ऑफ टाइम का जो फॉर्मूला था, सबसे पहले आरएलई लोड में ये 2 पाई प्लस θ1 माइनस बीटा था अपॉन ओमेगा था इन केस ऑफ आरएलई लोड। जब मैं आरएल लोड बोला तो आपके पास थीटा बैटरी वोल्टेज 0 था, θ1 0 हो गया था। आरएल लोड के लिए कितना था, आरएल लोड के लिए तो 2 पाई माइनस बीटा था, ये 2 पाई माइनस बीटा था आरएल लोड के लिए। ये आरएल लोड था, ये आरएलई लोड था, दिस वन ये। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अब आर लोड की बात अगर मैं कर रहा हूं, आर लोड की बात, तो आर लोड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आर लोड पे ओमेगा टीसी की वैल्यू क्या होगी, तो आर लोड पे बीटा की वैल्यू पाई होता है, बीटा की वैल्यू पाई, तो 2 पाई माइनस पाई, बीटा इज पाई, तो 2 पाई माइनस पाई अपन ओमेगा, तो पाई अपन ओमेगा आंसर आ गया। सर्किट टर्न ऑफ टाइम का आंसर देखो, सबका आंसर लिखा है। इसका मतलब इस रिजल्ट से आप आरएल की बात कर सकते हो, आप रजिस्ट्री लोड के बारे में बात कर सकते हो। मैं तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की भी बात कर रहा हूं, हर जगह देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम सबका आ गया। इसका मतलब इस रिजल्ट से आप सब कुछ बात कर सकते हो, आरएल आर, ये देखो सब आ गया। फिगर वाइज बात करें तो देखो फिगर भी बना दिया मैं। अगर मेरे को बात करना आपके पास कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा रजिस्ट्री लोड का, तो पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम होगा, ये वीएम, ये द पीआईवी इज द वीएम, ये माइनस वीएम है अभी, तो पीआईवी वोल्टेज इज वीएम, ये द पीक इनवर्स वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डायोड सर्किट रहता तो डिफरेंस क्या होता पता है, अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती और ये पूरा का पूरा 0 यहां से स्टार्ट हो जाता। तो जैसे आप डायोड सर्किट में जाते अल्फा 0 हो जाता, तो ये वाला जो 0 है वो यहां से बन जाता, पूरा 0 रहता, और फिर आपके पास पाई से लेकर 2 पाई में बनता, और 2 पाई प्लस अल्फा में अल्फा 0 पुट कर देते, तो ये वाला पॉइंट 2 पाई पे शिफ्ट हो जाता और अल्फा ना 0 पे शिफ्ट हो जाता। अगर ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता तो वो पोर्शन रिमूव हो जाता, बट सर्किट टर्न ऑफ टाइम तो यही बनता, कौन सा, पाई अपॉन ओमेगा। तो ये जो रिजल्ट है, ये आरएल लोड अनकंट्रोल कंट्रोल सबके लिए, ये जो आरएल लोड है अनकंट्रोल कंट्रोल सबके लिए, यहां पे आपके पास जो है वो रजिस्ट्री लोड अनकंट्रोल कंट्रोल सबके लिए। तो हमको क्लियर रहना चाहिए कुछ पॉइंट्स, क्या अनकंट्रोल और कंट्रोल होने से सर्किट टर्न ऑफ टाइम में चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, आरएल लोड में अगर कंटिन्यूस कंडक्शन हो जाए तो बीटा के लिए 2 पाई हो जाएगा, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर हमारा डिवाइस कभी ऑफ ही नहीं होगा, इसलिए कंटिन्यूस कंडक्शन की बात ही नहीं होती। इनकेस ऑफ हाफ रेक्टिफायर बता भी दिया, रीजन भी बता दिया मैं। तो ये बहुत ही गुड कंसेप्ट है कि फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हो तो एवरेज थायरिस्टर करंट कितना होगा, एवरेज आपके पास फ्री व्हीलिंग डायोड कितना होगा। इवन मैं आरएमएस की वैल्यू की बात करूंगा तो I0 बाहर आ जाएगा, ये पूरे अंडर रूट में चल जाएगा, पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये I0 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट पाई माइनस पाई प्लस अल्फा अपॉन 2 पाई, दिस वन। और अगर अल्फा 0 पुट करोगे ये डायोड बन जाएगा I0/2 और I0/2 हो जाएगा एवरेज वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू हो जाएगा I0/√2 और I0/√2। इतना बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। और यकीन मानिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री, इस जगह पे ऐसी बात करना पसंद करते हैं, बहुत ही सिंपल सा होता है। फिर सब लोग सोचते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत रिजल्ट के बारे में ना सोचिए आप, इतना टफ नहीं है, सिर्फ आपको कनेक्ट करते आना चाहिए पूरे के पूरे पॉइंट्स को, एक भी डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो फिर आप देखिए ना, फिर आपसे बनेगा। तो देखो मैं रजिस्ट्री लोड के बारे में बात कर लिया, आरएल लोड के बारे में बात कर लिया, फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा दिया, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, इन पूरे डिस्कशन में मैं सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस में 0 लेके रखा हूं, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस में 0 लेके रखा हूं। अगर आपको इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस अच्छे से देखना है तो मेरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्बेट वाले वीडियो में जाइए, वहां पे आपको इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस का गुड क्वेश्चन मिलेगा। उस गुड क्वेश्चन में मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, आपको कम्बेट वाले सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो ये आपके पास एक तरीका हो सकता है। तो देखो मैं रजिस्ट्री लोड की बात कर लिया, मैं आरएल लोड की बात कर लिया, विदाउट एफडी बात कर लिया, विथ एफडी बात कर लिया, एक आरएलई लोड के बारे में बात कर लिया, बीटा इन्वॉल्व करके बात कर लिया। अब अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, ये आपके पास एफडी और विदाउट एफडी के बारे में बात हो गई। अब अगर मैं ऐसा करूं कि चलो ठीक है, अब अगर मैं बैटरी वोल्टेज, आरएल लोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, आरएल लोड के बारे में लोगों को अच्छा आइडिया नहीं होता है, लोग अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पाते, परेशान भी रहते हैं। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, पहले मैं प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर इंडक्टिव लोड। उसके बाद बैटरी वोल्टेज आर और ई को लूंगा, और आर और ई की कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा कि कैसे सोचते, क्योंकि एग्जाम वाले कई बार आरएल लोड में जाते हैं, तो जस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में बात करना, फिगर के बारे में बात करना। अब अगर मैं बोल रहा हूं, एक और आपके पास यहां पे जो चीज देखते हो आप, यहाँ पे जो देख रहे होंगे आउट वोल्टेज के बारे में, आप अगर देख रहे होंगे कि ये जो आउट वोल्टेज का फिगर है, इसमें इंस्टेंटेनियस आउट वोल्टेज वीएम साइन अल्फा, इंस्टेंटेनियस आउट वोल्टेज कितना है, वीएम साइन अल्फा, वी नॉट की वैल्यू वीएम साइन अल्फा। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या पता,
अगर मैं बोलूं कि अल्फा अगर आपके पास 90 होगा, अल्फा अगर 90 होगा, यहाँ पे अल्फा नहीं मतलब ये 90 डिग्री, तो वी एम साइन अल्फा वी एम साइन ओमेगा टी में जब 90 पुट करते हैं तो वी एम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अल्फा की वैल्यू, ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, इफ अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर अल्फा लेस देन 90 डिग्री है तो इसका इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है, आउटपुट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी एम साइन अल्फा है, आउटपुट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी एम साइन अल्फा, और पीआईवी की वैल्यू वी एम है। पीआईवी मतलब आपके पीआईवी नहीं बोल सकता, पीक वैल्यू बोल सकता, पीआईवी नहीं होता, फॉरवर्ड बायस मतलब ये तो सिंपल आउटपुट है। पीक वैल्यू जो है वो वीएम है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज वीएम साइन अल्फा, पीक वैल्यू इज वीएम बिकॉज वीएम 90 डिग्री पे होगा। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो जो वीएम साइन अल्फा है ये इधर आ जाएगा। इस केस में वीएम साइन अल्फा ही पीक वैल्यू होगा, तो इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज दोनों का आंसर सेम होगा। इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, इतनी छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इफ अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री देन इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इज वीएम साइन अल्फा, पीक वैल्यू इज वीएम। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 90, पीक वैल्यू इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम करते, इसी में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज की स्टोरी थी। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां पे बोल दूं कि चलो ठीक है एक प्योर इंडक्टर लेता हूं, इसको इसलिए अच्छे से देखना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, एग्जाम वालों का इसमें बहुत इंटरेस्ट है एक प्योर इंडक्टिव लोड में। तो प्योर इंडक्टिव लोड में अगर मैं बात कर रहा हूं तो अपने को देखना है कि हम आरएल के बारे में भी बात किए, आर के बारे में भी बात किए, अब मेरे को प्योर एल के बारे में बात करना है। अब प्योर एल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग सर्किट होता है, एनर्जी स्टोर करता है। जैसे ही अल्फा पे आपके पास डिवाइस ऑन होगा, जैसे ही अल्फा पे डिवाइस ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी जो इंडक्टर वोल्टेज के बराबर होगा वो सोर्स वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? सोर्स वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। ये जो प्योर इंडक्टिव वाला जो केस होता है इसको बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। मैं ये भी बता देता हूं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसमें जब जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या होगी वो भी बता देता हूं। एक ही बार में अपन जितना पढ़ रहे हैं उसी पे बेस्ड, जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी पे बेस्ड आप पूरा का पूरा रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। तो प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में मैं डिस्कशन को रखता हूं। अब देखिएगा, प्योर इंडक्टिव लोड में अगर मैं बोलूं कि एक वीएम साइन ओमेगा टी का एक सिग्नल अगर हम दे रहे हैं, वीएम साइन ओमेगा टी का एक सिग्नल दे रहे हैं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है हम क्या करते हैं एक आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म बनाते हैं। आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म अगर मैं बना रहा हूं, एक आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ठीक है ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म मैं ड्रॉ करता हूं। उसके बाद मैं आउटपुट करंट का वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर लूंगा जिससे आपको क्लियर है। एक वी नॉट का, एक आई नॉट का, ये भी मैं ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, वी नॉट आई नॉट। और अगर मैं बोलूं कि इसी में अगर मैं थारिस्टर वोल्टेज की बात कर लूं कि थारिस्टर वोल्टेज का क्या होने वाला है, वीटी की वैल्यू, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, देखते रहना बस। अब क्या हुआ कि इस जगह पे अल्फा पे ट्रिगर्ड हुआ, और अल्फा पे जब ट्रिगर्ड हुआ ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे, तो वी नॉट की वैल्यू डिवाइस ऑन हो गया एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा, तो वी नॉट की जो वैल्यू होगा वो वी एस के बराबर होगा, और वी एस की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी एम साइन ओमेगा टी है। ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पुट किया तो वी एम साइन अल्फा हुआ, तो यहाँ पे वी एम साइन अल्फा हो गया आउटपुट वोल्टेज में। उसके पहले डिवाइस कंडक्ट नहीं किया था तो ये वी एम साइन अल्फा हो गया दिस वन, और पाई पे आपके पास जीरो, तो ये अल्फा हुआ, और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी एम साइन अल्फा, वी एम साइन अल्फा। ठीक है, ये पाई वैल्यू, ये पाई पे जीरो होगा। अब होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि देखो ये तो प्योर इंडक्टिव लोड है, यहाँ पे लोड करंट और लोड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए वी नॉट की वैल्यू एल डी आई नॉट बाई डी टी होगा, और एल डी आई नॉट बाई डी टी की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो अगर मेरे को बोला जाए कि आउटपुट करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, तो आई नॉट की वैल्यू कितना होगा, तो आई नॉट की वैल्यू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अल्फा से टी तक, अल्फा से तो स्टार्ट हुआ, अल्फा से लेके टी तक, वी एम साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करो डी टी, बिकॉज इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी। अब मेरे को पता है कि टाइम है तो टाइम है, लेकिन अल्फा टाइम नहीं होता, अल्फा तो रेडियन होता है। अल्फा को टाइम बनाने के लिए अल्फा बाय ओमेगा कर दो, ये बन गया रेडियन, मतलब ये बन गया टाइम सेकंड। ये सेकंड बनाने के लिए अल्फा तो रेडियन था, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू जैसे सेकंड बनाना था अल्फा बाय ओमेगा कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि आई नॉट टी की वैल्यू कितना होगा, तो आई नॉट टी की वैल्यू कितना होता है बताओ आपके पास, वीएम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे तो वीएम अपॉन ओमेगा एल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। पहले अल्फा बाय ओमेगा टी को पुट कर दो, कॉस ओमेगा टी पुट कर दिया मैं, और अल्फा बाई पहले पुट कर रहा हूं क्योंकि माइनस था पहले इसमें और टी बाद में पुट किया, तो आंसर क्या हुआ वीएम अपॉन ओमेगा एल, और ये हो गया अल्फा पुट जैसे ही किया तो ये आ गया कॉस अल्फा, ओमेगा कैंसिल आउट, माइनस कॉस ओमेगा टी। आपको पता होना चाहिए कि ये इंस्टेंटेनियस
आउटपुट करंट है, लोड करंट है आपके पास एक प्योर इंडक्टर के केस में Vm बाय ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब होता क्या आपके पास कि ये आउटपुट वोल्टेज तो Vm साइन ओमेगा टी हुआ, जैसे आपके पास अल्फा से लेके पाई तक आउटपुट वोल्टेज जो है वो दिख रहा है, वो इंडक्टर वोल्टेज भी है। तो आपको फिर ट्रांजिएंट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर क्या होगा। तो होता क्या आपके पास कि पाई तक अल्फा से स्टार्ट हुआ और करंट की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं कि देखो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पुट कर दूं तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा जीरो, ठीक है। ओमेगा टी की वैल्यू पाई पुट कर दूं तो 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा जाता है और फिर ऐसा जाता है। इसका मतलब है कि पाई पे इसके पास जो वैल्यू होती है आपके पास वो मैक्सिमम होती है, एनर्जी स्टोर करता है तब तक जब तक इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव होगा, इंडक्टर करंट इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका आंसर कितना होता है पता है, ये पीक वैल्यू का Vm अपॉन ओमेगा एल, और पाई पुट किया तो ये cos 180 माइनस cos 180 जो हो गया, ये cos 180 माइनस 1 हो गया तो 1 प्लस कॉस अल्फा आ गया, 1 प्लस कॉस अल्फा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। ये पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट है ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे Vm अपॉन ओमेगा एन 1 प्लस कॉस अल्फा। ये एनर्जी स्टोर कर रहा था अल्फा से लेके पाई तक, अल्फा पे ट्रिगर किया, पाई तक आपके पास एनर्जी स्टोर कर रहा था क्योंकि पाई तक इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव यहां तक जा रहा है। उसके बाद अगर आप ध्यान देखोगे तो ये एनर्जी जितने में स्टोर किया इसका रीजन कितना है, पाई माइनस अल्फा। इतने रीजन में एनर्जी स्टोर किया, अब एनर्जी को रिलीज करेगा, जितना इंडक्टर के पास एनर्जी है इसको रिलीज करेगा। ये भी पाई माइनस अल्फा होना चाहिए, तो ये आएगा आपके पास 2 पाई माइनस अल्फा तक। 2 पाई माइनस अल्फा में और पाई को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा। तो 2 पाई माइनस अल्फा में ये एनर्जी रिलीज करेगा। अब अगर ऐसा है कि 2 पाई माइनस अल्फा में एनर्जी को अगर रिलीज कर रहा है तो 2 पाई माइनस अल्फा ये ये 2 पाई माइनस अल्फा। अब आपके पास क्या हो रहा था कि तब तक जब तक कि इस जगह पे थारिस्टर जो रहेगा वो ऑन रहेगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर की और एनर्जी रिलीज करेगा। तो प्योर इंडक्टर का यही तो काम होता है। थारिस्टर अगर एक बार ऑन हो गया तो अब ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस में वोल्टेज इंड्यूस करता है और -2 प्लस के कारण ये डिवाइस जो है ऑन हो पाता है, ऑन रह पाता है कंटिन्यूसली, क्योंकि एनर्जी स्टोर अब एनर्जी रिलीज करेगा। तो 2 पाई माइनस अल्फा तक एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका फिगर कैसे होगा आपके पास, तो ये 2 पाई माइनस अल्फा पे अगर मैं वैल्यू बोलूं कि कितना आपके पास रिजल्ट होगा, ये 2 पाई माइनस अल्फा पे ऐसा करके अगर मैं प्रॉपर वे में अगर बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा और ऐसा बनाता हूं जिससे कि फिगर बहुत सही दिखे। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इसके वेव फॉर्म को, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगी, इस साइड में स्पेस ज़्यादा होगी, इस साइड में स्पेस कम होगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास ऐसा, ये 2 पाई माइनस अल्फा, उसके बाद फिर से 0, और अगला जब चालू होगा तो 2 पाई प्लस अल्फा पे स्टार्ट होगा दिस। ये अब अगर ध्यान से देखा जाए ये आपके पास है ये Vm साइन अल्फा, ये आपके पास हुआ। जितना ये पॉजिटिव एरिया, जितना एनर्जी स्टोर किया उतना ही नेगेटिव आपके पास। जब भी इंडक्टर करंट इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इंडक्टर वोल्टेज विल बी पॉजिटिव ट्रांजिएंट के अकॉर्डिंग, और जब भी इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव। ये आपके पास जो Vm साइन अल्फा है माइनस Vm साइन अल्फा हो गया 2 पाई माइनस अल्फा पे। अगर Vm साइन ओमेगा टी में 2 पाई माइनस अल्फा अगर मैं पुट कर रहा हूं तो फिर आपके पास माइनस Vm साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट था आउट वोल्टेज का Vm साइन ओमेगा टी, तो 360 माइनस थीटा अगर मैं पुट कर रहा हूं तो आपके पास जस्ट रिजल्ट वाइज अगर आप जाओगे तो आ जाएगा माइनस Vm साइन अल्फा। तो ये जो आपके पास पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया इक्वल होगा, इसका मतलब है इंडक्टर का जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर VL, ये हमेशा 0 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जब आप बक बूस्ट कन्वर्टर पढ़ते हो तब भी आप इसी कंसेप्ट को यूज करते हो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया हमेशा होगा, जितना एनर्जी स्टोर करेगा उतने में एनर्जी रिलीज करेगा। फिर अगला जो नंबर होगा आपके पास ये 2, बीच में आपके पास ये 2 पाई हुआ और ये 2 पाई और ये 2 पाई प्लस अल्फा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ये 0 और फिर इसके बाद यहाँ से फिर से होगा, ये एनर्जी फिर से स्टोर करना चालू करेगा। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंडक्शन कहां से कहां तक कर रहा है, तो ये कब से कब तक कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से लेकर 2 पाई माइनस अल्फा तक कंडक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि कंडक्शन एंगल कितना होगा, तो कंडक्शन एंगल बीटा माइनस अल्फा होगा। बीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा है और अल्फा की वैल्यू अल्फा है। इसका मतलब है कि 2 पाई माइनस 2 अल्फा हो गया कंडक्शन एंगल, ये कंडक्शन एंगल। कोई अगर कंडक्शन टाइम पूछ रहा है कि कंडक्शन टाइम कितना होगा, तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा अपन ओमेगा सेकेंड, ये कंडक्शन टाइम होगा। जितने देर के लिए थारिस्टर कंडक्ट कर रहा है वो कंडक्शन टाइम है, तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा अपन ओमेगा है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, Vm अपन ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे आप करंट की वैल्यू भी पूछ सकते हो अल्फा से लेके 2 पाई माइनस अल्फा पे। तो एनर्जी स्टोरिंग और फिर एनर्जी रिलीज कर रहा है। और फिर अगर मैं बोलूं कि परफेक्टली अगर आप फिगर बना रहे हो तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया आएगा, उतना आएगा ही।
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब मैं रिजल्ट वाइज अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल आपके पास क्या क्या होते जा रहा है, तो मेरे को एक तो पता चल गया कि पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट कितना होगा, गुड रिजल्ट। मेरे को कंडक्शन टाइम पता चल गया कि 2 पाई माइनस 2 अल्फा अपॉन ओमेगा होगा, ये भी गुड है। अब अगर मैं बोलूं कि चलो अगर मैं थायरिस्टर वोल्टेज बनाता तो क्या होता, थायरिस्टर वोल्टेज बनाता तो मेरे को पता है कि 0 से लेकर अल्फा तक में आपके पास आउटपुट वोल्टेज 0 था, इसका मतलब थायरिस्टर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर था। तो ये देखो आपके वैसा बना, थायरिस्टर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर था, ये वीएम साइन अल्फा, अल्फा से लेके अब ये कब तक कंडक्ट करते रहा, कब तक कंडक्ट करते रहा आपके पास पूरा डिवाइस 2 पाई माइनस अल्फा तक, तो 2 पाई माइनस अल्फा तक कंडक्ट करते रहा ये 2 पाई माइनस अल्फा। अब अगर मैं बोलूं कि 2 पाई माइनस अल्फा तक अगर ये कंडक्ट करते रहा है, ये वीएम साइन अल्फा है, वीएम साइन अल्फा 0 से लेकर अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा तक। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें इस जगह पे कि क्या हो रहा है, तो 2 पाई माइनस अल्फा पे अगर मैं बोल रहा हूं कि इनपुट सिग्नल वीएस इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी है, और 2 पाई माइनस अल्फा पे जो रिजल्ट हो गया माइनस वीएम साइन अल्फा हो गया, माइनस वीएम साइन अल्फा। अब क्या होगा इस जगह पे, अब इस जगह पे क्या हो गया, डिवाइस ऑन हो गया। जब भी डिवाइस ऑन होगा आपके पास, इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज जो आपके पास जो इस जगह पे आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। जब आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, थायरिस्टर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। तो सोचो सोर्स वोल्टेज का फिगर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, सोर्स वोल्टेज का फिगर, तो अगर मैं बोलूं कि थायरिस्टर वोल्टेज अगर सोर्स वोल्टेज है वीएम साइन ओमेगा टी, तो 2 पाई पे कितना होता है, 2 पाई पे 0 और 2 पाई प्लस अल्फा पे आपके पास ये दिस वन, ये आपके पास वीएम साइन अल्फा, ये वीएम साइन अल्फा, ये 2 पाई प्लस अल्फा वाला पॉइंट है, ये 2 पाई वाला पॉइंट से और ये 2 पाई माइनस आपके पास अल्फा वाला पॉइंट से। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो किस रीजन में ये आपके पास ये दिस वन, ऐसा कौन सा रीजन था जहां पे आपके पास ये ओमेगा टीसी सर्किट टर्न ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम को ये टाइम रिप्रेजेंट करेगा। ओमेगा टीसी की वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो अल्फा आ गया। इसका मतलब टीसी की वैल्यू कितना आ गया, अल्फा अपॉन ओमेगा सेकंड। ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम आ गया एक किसमें, प्योर इंडक्टिव लोड में, बिकॉज बीटा की वैल्यू कितना था, तो बीटा की जो वैल्यू था आपके पास जहां पे स्टॉप करेगा कंडक्शन 2 पाई माइनस अल्फा था। तो अगर आपको बीटा पता है, अगर मैं बोल रहा था कि देखो ओमेगा टीसी की वैल्यू जो होता है आपके पास 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा, ये हमारे पास आंसर है सर्किट टर्न ऑफ टाइम का ओमेगा टी प्लस थीटा 1 0 क्यों, क्योंकि आपके पास बैटरी वोल्टेज नहीं तो थीटा 1 0 हो गया। फिर 2 पाई माइनस बीटा बचा। अब 2 पाई माइनस बीटा में से बीटा की वैल्यू कितना होगा प्योर इंडक्टिव लोड के लिए, तो बीटा की वैल्यू आपके पास है 2 पाई माइनस अल्फा। अगर बीटा 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा अगर आप पुट कर दिए, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, अल्फा अपॉन ओमेगा सेकंड। इसका मतलब है आप इस रिजल्ट को लिख के आप सबका बीटा नोट करते जाओ। एक अगर रजिस्ट्री लोड है तो बीटा कितना होगा, अगर आपके पास आरएल लोड है तो बीटा कितना होगा, तो ऐसे सबकी बात करते जाओ, आपके पास पूरे सर्किट टर्न ऑफ टाइम के आंसर आ जाएंगे। और फिगर वाइज देखना है तो देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम वाला टाइम है जिसमें कि ओमेगा टीसी की वैल्यू अल्फा और टीसी इक्वल टू अल्फा अपॉन ओमेगा फिगर से और ये रिजल्ट से। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कल अगर आपसे कोई बोल रहा है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम बताओ एक प्योर इंडक्टिव लोड में, और कोई बोल दिया आपके पास कि एक थायरिस्टर की जगह पे कोई आपको ऐसा स्विच बना के दे दिया, ऐसा कोई स्विच बना के दे दिया और बोला कि ये 20 मिली सेकेंड आपके पास, ये 20 मिली सेकेंड अगर लग रहा है दिस वन ये, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो गया प्योर इंडक्टिव लोड का ये, और कोई सर्किट टर्न ऑफ टाइम पूछ रहा है अगर, तो मेरे को क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज पे अगर वर्क करता है, 50 हर्ट्ज पे अगर वर्क करता है तो 1/50 जो होता है आपके पास 1/50 जो होता है 20 मिली सेकेंड होता है टाइम पीरियड की वैल्यू। अगर मैं बोलूँ कि 20 मिली सेकेंड अगर आपके पास ये है टाइम पीरियड की वैल्यू 20 मिली सेकेंड से ये, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ओमेगा टी की वैल्यू कितना होगा आपके पास, ओमेगा टी की वैल्यू तो ओमेगा टी होता है 2 पाई अपॉन टी नॉट इंटू टी नॉट, तो 2 पाई आ गया। और अगर मेरे को ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई आ गया, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूँ कि ये टी नॉट कैंसिल आउट हो गया, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि टाइम की वैल्यू अगर मैं 5 मिली सेकेंड कर दूँ, 5 मिली सेकेंड टाइम की वैल्यू 5 मिली सेकेंड कर दूँ, तो टी की वैल्यू जो होगा वो टी नॉट बाई 4 हो जाएगा। तो ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई प्लस टी नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा टी नॉट बाई 4, टी नॉट कैंसिल आउट 2 पाई बाई 4 तो पाई बाई 2 आ जाएगा और ये 90 डिग्री आ जाएगा। अगर 5 मिली सेकेंड कर दे रहा हूँ, अगर 20 मिली सेकेंड इस टाइम पीरियड, और अगर मैं स्विच को अगर 5 मिली सेकेंड पे क्लोज कर दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जब मैं स्विच लगाता हूँ और एक डायोड लगाता हूँ, एक स्विच के साथ अगर मैं डायोड लगा रहा हूँ तो थायरिस्टर के समान बिहेव करता है। इसका मतलब है इसमें तो अल्फा है नहीं, ये अल्फा का काम करता है। तो जब भी आपके पास टाइम गिवन हो उस टाइम को आप ओमेगा टी नॉट करो, ओमेगा टी नॉट अल्फा की वैल्यू होगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी नॉट है, टी नॉट के लिए 5 मिली सेकेंड है, यहाँ से आप निकालोगे तो ये पाई बाई 2 90 डिग्री आ रहा है।
और अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू अगर पाई बाई 2, यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 और ओमेगा की वैल्यू 314 है या 2 पाई बाई टी नॉट है, तो यहाँ से आपके पास अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 है और अगर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपन टी नॉट है, तो कितना आंसर हुआ 2 पाई बाई टी नॉट। ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया और ये टी नॉट बाई 4 हो गया। और टी नॉट बाई 4 अगर है तो टी नॉट अगर 20 मिली सेकेंड है तो 5 मिली सेकेंड आपके पास लगेगा। ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होगा वो 5 मिली सेकेंड होगा, बिकॉज अल्फा ही सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है और अल्फा की वैल्यू ही टाइम वाइज अगर मैं बात करूं तो 5 मिली सेकेंड है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम विल बी 5 मिली सेकेंड। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि आपके पास स्विच क्लोज हो रहा है 5 मिली सेकेंड पे, एक डायोड लगा है, प्योर इंडक्टिव लोड है, बताओ इस जगह का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा आपके पास इसके कारण। पूरा का पूरा एक एससीआर फॉर्म कर रहा है, तो एक डिवाइस है जिसमें डायोड और स्विच है, इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, तो ये एससीआर के समान बिहेव करता है जब स्विच और डायोड को आप यूज करते हो। तो ये बहुत ही गुड कंसेप्ट है। तो आपको क्या क्या पता चल गया, अगर प्योर इंडक्टिव लोड है तो ये आपके पास सर्किट टर्न ऑफ टाइम अल्फा अपान ओमेगा है। ये आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि जो वीएम साइन आपके पास अल्फा लिए है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज भी यही है। इसका मतलब है कि प्योर इंडक्टिव लोड में अगर मैं थारिस्टर का अगर मैं बात करूं कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, इज द वीएम साइन अल्फा, द मैग्नीट्यूड वीएम साइन अल्फा, ये होगा पीक इनवर्स वोल्टेज, ये होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो अब तो ये हमेशा कंडक्ट कर रहा है तो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो हमको पता है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंडक्टर वोल्टेज का एवरेज वैल्यू होगा और वो 0 होगा। इस जगह पे एवरेज वैल्यू होगा ही नहीं। अब सोचो इस जगह पे अगर मैं बोल दूं कि अगर आप इसको ना अल्फा 0 कर लो, रजिस्टिव आपके पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बना लो, तो अल्फा अगर 0 हो गया तो क्या होगा, अल्फा अगर 0 हो गया आपके पास तो आपके पास ये आ जाएगा वीएम अपान ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी इक्वल टू अगर मैं 180 पुट कर दिया तो ओमेगा टी इक्वल टू 180 पुट कर दिया तो पहले से 1 था और पहले से 1, 2 वीएम अपान ओमेगा एल आ जाएगा। ये नंबर 2 वीएम अपान ओमेगा एल बन जाएगा। या यहीं पे चले जाओ, इस पूरे जगह पे जाओ, अल्फा 0 पुट करो, यहाँ पे अल्फा 0 पुट करो क्योंकि क्वेश्चन ना डायोड वाला भी आता है। अल्फा 0 पुट करो, 2 वीएम अपान ओमेगा एल विल बी आंसर। ये पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज ओमेगा टी इक्वल टू पाई। अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये वाला पॉइंट ये बन जाएगा और ये 2 पाई माइनस अल्फा 2 पाई बन जाएगा और पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। परफेक्ट एक साइनसोइडल सिग्नल बन जाएगा। आउटपुट वोल्टेज दैट मीन द इंडक्टर वोल्टेज और एवरेज वैल्यू 0। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अल्फा 0 हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा में आपके पास ये वाला जो पॉइंट है 2 पाई पे पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट, फिर आपके पास 2 पाई प्लस अल्फा ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा। तो आपको फिर ये वाला जो रीजन है, अगर मैं बोलूं कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा तो अल्फा की वैल्यू जो होगा आपके पास वो 0 हो जाएगा। क्योंकि अल्फा 0 है, इसका मतलब पूरा डिवाइस हमेशा के लिए कंडक्ट करेगा और जब हमेशा के लिए कंडक्ट करेगा तो डायोड कभी ऑफ ही नहीं होगा। इसलिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एससीआर लगा है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा, क्योंकि अल्फा बाई ओमेगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। और अगर डायोड लगा है प्योर इंडक्टिव लोड तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम विल बी 0। पता कंडक्शन एंगल कितना होगा, अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो कंडक्शन एंगल 360 डिग्री होगा। इसलिए जब डायोड लगा रहता है तो प्योर इंडक्टिव लोड के साथ लोग बोलते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम विल बी 360 डिग्री। बट अगर डायोड ना लगा हो और अगर आपके पास एससीआर लगा हो तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम 360 नहीं बोलना है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू जो होगा वो होगा आपके पास, सर्किट टर्न ऑफ टाइम पूरा कंडक्शन टाइम की वैल्यू जो होगा वो 2 पाई माइनस 2 अल्फा होगा। तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा अपन ओमेगा दैट मीन द कंडक्शन टाइम होगा। इसका मतलब क्लियर रहना चाहिए कि कंडक्शन टाइम कितना है आपके पास, कंडक्शन एंगल कितना है। तो कंडक्शन एंगल विल बी 360 डिग्री इन केस ऑफ डायोड सर्किट बिकॉज अल्फा इज 0। और अगर आपके पास एससीआर है तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा इज द कंडक्शन एंगल और टाइम बोल रहा हूं तो ओमेगा से डिवाइड कर दो। ये प्योर इंडक्टिव लोड के बारे में बात हुई। तो अगर प्योर इंडक्टिव लोड से क्वेश्चन पूछते तो इतने में से ही क्वेश्चन आएगा, या तो आपको पीक वैल्यू पता होना चाहिए, या तो आपको कंडक्शन एंगल पता होना चाहिए, या तो आपको सर्किट टर्न ऑफ टाइम पता होना चाहिए, या तो आपको पीक वैल्यू पता होना चाहिए। और एवरेज आउटपुट वोल्टेज तो पूछने की बात नहीं है, इतनी बेसिक चीजों के साथ आना चाहिए। ये आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। ये आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड। बस पता होना चाहिए कि इंडक्टिव लोड के साथ जब कंट्रोल रेक्टिफायर है इसलिए अल्फा इन्वॉल्व है, आप अल्फा को 0 पुट कर दो, ये बन जाएगा अनकंट्रोल रेक्टिफायर। ऐसे करके आप रिवाइज करोगे चीजों को तो बहुत अच्छे फॉर्म में हो जाएगा। तो कंट्रोल रेक्टिफायर से जब आप अनकंट्रोल रेक्टिफायर में जाते हो तो अल्फा को शिफ्ट करके 0 कर दोगे, चाहे वो आरएल लोड हो, चाहे वो एल लोड हो, चाहे वो रजिस्ट्री लोड हो, इन सब जगह पे जहां बैटरी वोल्टेज इन्वॉल्व है वहां पे ऐसा नहीं, जहां बैटरी वोल्टेज इन्वॉल्व है। तो ये आपके पास स्टोरी हुई एक प्योर इंडक्टिव लोड की, जहां पे मैं थारिस्टर की वोल्टेज का फिगर बनाया, जहां पे मैं आउटपुट करंट का फिगर बनाया, एनर्जी को स्टोर करके दिखाया, एनर्जी को रिलीज करके दिखाया। मैं बोला फिगर थोड़ा सा अच्छे से बना लेना इसको एकदम परफेक्टली, पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया जो ऑलवेज। तो इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज जो होता है वो हमेशा 0 होता है। इस कंसेप्ट को आप चॉपर में भी यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। अब अगर मैं लास्ट बात कर लूं आपसे
कि जब भी बैटरी वोल्टेज इन्वॉल्व रहता है तो आपको क्या क्या करना है। जब भी बैटरी वोल्टेज की बात करता हूं, मतलब आरई लोड के बारे में बात कर देता हूं मैं, कि आरई लोड जब रहेगा तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, आरई जब लोड रहेगा तो एवरेज आउट वोल्टेज क्या होगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है ये एग्जाम का पार्ट बनता है। तो आप आरई लोड को अच्छे से देखिएगा। इतने ही टाइप के लोड होते हैं, इतने ही टाइप के लोड आप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हैंडल करो, इतने ही टाइप के लोड आपके पास जब आप डिस्कस करते हो तो फिर आप 3 फेज रेक्टिफायर के लिए भी हैंडल करो। एक बार फ्लो बनता है ना तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती। इसलिए बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे देखते हैं। ओके, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो आरई लोड के बारे में मैं बात करता हूं और फिर मैं आरई लोड को फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको आरई लोड के बारे में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आरई लोड कंटिन्यू करता हूं। तो नेक्स्ट मैं अब आरई लोड के बारे में बात करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, एक आरई लोड एक एक्टिव लोड को कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर मैं आरई लोड ले रहा हूं, कंट्रोल रेक्टिफायर लेता हूं, बाद में अनकंट्रोल कर लूंगा। तो आरई लोड आपके पास ले रहा हूं, आर और ई, बैटरी वोल्टेज एक्टिव लोड है। नॉर्मली हम रेक्टिफायर को यूज करते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए भी यूज करते हैं। ये आरई लोड, इसको थोड़ा सा अच्छे से केयर करना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन पे भी बेस्ड होता है, आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे भी बेस्ड है। ये आपके पास वीएम साइन होना का ठीक सिग्नल हम दे रहे हैं। जब भी आप इसको पढ़ते हो, आरई लोड को पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले तो क्लियर रहना चाहिए कि साइन θ1 इक्वल टू ई के बराबर जब आएगा तो θ1 की वैल्यू होता है साइन इनवर्स ई बाई वी एम, साइन इनवर्स ई बाई वी एम, ये θ1 की वैल्यू है। ये जो θ1 की वैल्यू साइन इनवर्स ई बाई वी एम है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। क्या दो पॉसिबिलिटी, या तो अल्फा θ1 से ज़्यादा होगा या तो θ1 अल्फा से ज़्यादा होगा। अगर अल्फा θ1 से ज़्यादा है तो अल्फा का अपना खुद का रोल होगा जो अल्फा होगा, यहाँ पे अल्फा का अपना रोल होगा, और बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 होता है। बट अगर θ1 अल्फा से ज़्यादा है तो फिर आपके पास अल्फा की वैल्यू ही θ1 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 होगी। ये और ये वाला जो केस होता है ये डायोड के लिए भी यही बिहेव करता है। इसका मतलब है कि अनकंट्रोल्ड अगर आपके पास रेक्टिफायर एक डायोड सर्किटरी है तो फिर θ1 जो होगा साइन इनवर्स ई बाई वी एम होगा और बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं कंडक्शन एंगल की बात करूँ कि कंडक्शन एंगल कितना होगा, तो ऑलवेज बीटा माइनस अल्फा इस जगह पे, तो पाई माइनस θ1 माइनस अल्फा, दैट मीन्स ये कंडक्शन एंगल होगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंडक्शन एंगल कितना होगा डायोड के केस में, अनकंट्रोल रेक्टिफायर या इस केस में, तो पाई माइनस 2 θ1 होता है। ये कंडक्शन एंगल होता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो, अगर आपको आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करना और अल्फा की वैल्यू θ1 से ज़्यादा है, अल्फा की वैल्यू θ1 से अगर ज़्यादा है, इस बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा है और आउटपुट वोल्टेज के लिए अगर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज के लिए फिगर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आउटपुट वोल्टेज के लिए फिगर कैसे होगा। अगर मैं बोलूँ कि चलो आउटपुट वोल्टेज के लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, पहले से तो हमको आरएलई लोड का फिगर पता ही है, उस आरएलई लोड में बैटरी वोल्टेज तो आप रखे रहो, उसके बाद ये कर दो आपके पास दिस वन, और फिर उसके बाद ये यहाँ कर दो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये अल्फा से स्टार्ट हुआ है, ये बैटरी वोल्टेज ऐसे बना था आरएलई लोड में भी। बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होगी, तो बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 है, तो बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1, इसका मतलब है कि 180 से कम होगा। फिर आपके पास ये पूरा अगला जो नंबर आएगा वो 2 पाई प्लस अल्फा पे आएगा, दिस वन। फिर ये वी एम साइन अल्फा का ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और फिर दिस वन, ये सब, ये वी एम साइन अल्फा। अब अगर ऐसा है आपके पास, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आउटपुट वोल्टेज का जो रिजल्ट है आरएलई लोड के लिए, आउटपुट वोल्टेज का जो रिजल्ट था 1/2 आरएलई लोड के लिए, द वी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस ई 2 पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये रिजल्ट है आपके पास। अब इसमें अगर मैं आरएलई लोड बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो आपके पास अल्फा तो अल्फा, इस वाले केस में अल्फा अल्फा है, और बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 है इस केस में। इसका मतलब बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 पुट कर दो और एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो गया 1/2 पाई वी एम कॉस अल्फा अल्फा रहेगा, तो कॉस अल्फा है, बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 पुट किया तो कॉस 180 माइनस θ, तो प्लस कॉस माइनस कॉस θ1 तो प्लस कॉस θ1, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस θ1 प्लस ई 2 पाई प्लस अल्फा, और बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1 है, तो 2 पाई प्लस अल्फा, बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1, एक पाई गया आपके पास, तो पाई प्लस अल्फा और पाई माइनस θ1 पुट किया आपके पास, तो ये प्लस θ1 भी आ गया दिस वन। बीटा की वैल्यू पाई माइनस θ1, तो माइनस पाई प्लस θ1, माइनस पाई गया और प्लस θ1 बच गया। ये है आंसर एवरेज आउटपुट वोल्टेज का इन केस ऑफ आरएलई लोड। अल्फा भी आपके पास है, थीटा भी आपके पास है, θ1 की वैल्यू साइन इनवर्स ई बाई वी एम होगा, अल्फा आपको पास गिवन होगा और पूरा आपके पास बैटरी वोल्टेज गिवन होगा। ये है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। और इस केस में अगर मेरे को वी नॉट की वैल्यू लिखना है तो आई नॉट आर प्लस ई होता है। इसका मतलब है कि एवरेज आउटपुट करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वी नॉट माइनस ई बाई आर, दिस वन,
ये इंपॉर्टेंट एकदम। अगर मेरे को कोई बोले कि थायरिस्टर वोल्टेज के बारे में आपको बात करना है, चलो थायरिस्टर वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। अब थायरिस्टर वोल्टेज के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, थायरिस्टर वोल्टेज के बारे में, तो आपको क्लियर रहना चाहिए इस फिगर में थायरिस्टर वोल्टेज के अगर मैं बारे में बात कर रहा हूं, इधर VT, थायरिस्टर वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। जीरो से लेकर अल्फा तक में आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है आपके पास, ये सोर्स वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है आपके पास जीरो से लेकर अल्फा तक में, वो E के बराबर है। अब हमको पता है कि यहाँ पे सोर्स वोल्टेज माइनस E के बराबर है। अब सोर्स वोल्टेज माइनस E के बराबर है, सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है आपके पास वो Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी माइनस E है। अगर मैं बोलूं कि देखो थायरिस्टर वोल्टेज की वैल्यू θ1 पे कितना होगा, तो Vm sin ओमेगा T1 की वैल्यू E होता है, तो E माइनस E इक्वल टू जीरो, इसका मतलब θ1 पे जीरो होगा, और अल्फा पे कितना होगा, तो Vm sin अल्फा माइनस E होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर यहाँ से अगर आपके पास ये अल्फा है, यहाँ पे अगर θ1 है और ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे माइनस E था, तो माइनस E से आप स्टार्ट करो दिस वन, ये θ1, ये माइनस E से स्टार्ट किए, यहाँ पे आपके पास किया, और अगर मैं पुट कर दूं कि थायरिस्टर वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा, तो Vm sin अल्फा माइनस E के बराबर होगा उस ऊपर वाली जगह पे। इस जगह पे जैसे ही आपके पास डिवाइस कंडक्ट किया, तो इस जगह पे जीरो हो गया, थायरिस्टर वोल्टेज जीरो हो गया। थायरिस्टर वोल्टेज जीरो कब तक रहेगा, जब तक कि आपके पास कंडक्ट करेगा दिस वन। इस जगह पे पाई माइनस θ1 था, अगर मैं पाई माइनस θ1 पुट कर दे रहा हूं, तो माइनस Vm sin θ1 आ जाएगा, 180 माइनस θ1 करेंगे तो माइनस sin θ1 हो जाएगा, माइनस Vm sin θ1 माइनस E आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास, ये एक वर्टिकल लाइन आएगा, Vm sin θ1 माइनस Vm sin θ1 माइनस E, ये आपके पास नीचे आ गया। उसके बाद अगर आपके पास हम बोल रहे कि Vm sin θ1 माइनस E है, अब अगली वैल्यू जो आपके पास होगी, ये 2π प्लस अल्फा है, ये 2π प्लस अल्फा, यहाँ पे बीच में 2π होगा आपके पास, और अगर मैं बोल दूं कि 2π की वैल्यू जो होगा आपके पास यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे वैल्यू जो है वो पाई माइनस θ1 है, ध्यान से देखिए जनाब, पाई माइनस θ1 है। अब हो क्या रहा है कि अब इस जगह पे हो रहा है आपके पास कि इस जगह पे ये आपका ऑफ है। अगर ऑफ वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ कि ऑफ वैल्यू में कितना होगा, तो अगर मैं बोल दूं कि 2π पुट करूंगा तो माइनस E के बराबर होगा, माइनस E के बराबर होगा किसी ना किसी जगह 2π पे। 2π अगर मैं 2π पे अगर पुट कर दूं, और अगर मैं 2π माइनस θ1 पुट कर रहा हूँ आपके पास, तो ये आपके पास जो रिजल्ट होगा 2π का जो रिजल्ट होगा आपके पास, अगर मैं बोल दूं कि इस जगह पे कितना होगा, तो ये तो माइनस Vm sin θ1 माइनस E हो चुका है दिस वन, ये कहाँ पे पाई माइनस θ1 पे। अब पाई माइनस θ1 पे इतना आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखते जाते हैं कि अगर मेरे को 2π प्लस θ1 पे अगर मेरे को बात करना है, 2π प्लस θ1 की बात करना है, तो साइन 360 प्लस थीटा, तो अगर मैं थायरिस्टर वोल्टेज की बात कर रहा हूँ कि ओमेगा टी इक्वल टू 2π प्लस θ1 पे कितना होगा, तो 2π प्लस θ1 पे कितना होगा, तो ये 2π प्लस θ1 अगर हो गया तो साइन θ1 हो गया, साइन θ1 Vm sin θ1 E, तो E माइनस E जीरो। जैसे आपके पास θ1 पे जीरो हुआ था, वैसे 2π प्लस θ1 पे जीरो होगा। तो ये आपके पास फिगर ऐसा हुआ, और ये ऐसा बन गया, जो भी ऐसा फिगर था, ये दोनों सेम है ना, ये ज्यादा दिख रहा है लेकिन दोनों सेम है। ये 2π प्लस अल्फा और ये 2π प्लस θ। और अगर मैं बोलूं कि यहां से आपके पास वैल्यू जा रही है, यहां पे वैल्यू कितना होगा, तो 2π माइनस θ1 है वैल्यू, तो 2π माइनस θ1 और पाई माइनस θ1 पे वैल्यू सेम होगी दिस वन, ये 2π माइनस θ1, ये 2π प्लस θ, बीच में 2π आएगा जहां पे बैटरी वोल्टेज होगा। इतना डिटेलिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब देखो ये है 2π, ये 2π माइनस θ1, ये बीच में 2π और ये 2π प्लस θ1 है, और ये 2π प्लस अल्फा आपके पास, तो फिर से ये जीरो हो गया। ये स्टोरी हुई आपके पास। इसलिए लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई यहाँ पे पूछते कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम ना यहाँ से होगा पाई माइनस θ1 से लेके 2π प्लस θ1 तक ये। और अगर मैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको कितना दिख रहा है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम दिख रहा है आपके पास 2π प्लस θ1, 2π प्लस θ1 माइनस कितना है, पाई माइनस θ1। ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये पाई हो गया और पाई प्लस 2θ1 हो गया, इसलिए पाई प्लस 2θ1 बुक में लिखा रहता है पाई प्लस 2θ1 अपान ओमेगा सेकेंड, ये लिखा रहता है। एक आरई लोड में व्हेन अल्फा ग्रेटर देन θ1, ये लिखा रहता है पाई प्लस 2θ1 अपान ओमेगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू अगर θ1 से ज्यादा है तो देखो ध्यान से। अब अगर मैं बोलूं कि देखो आरएलई लोड में सर्किट टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू कितना था, तो 2π प्लस θ1 माइनस बीटा था, डिवाइड बाय ओमेगा सेकेंड था। एक आरएलई लोड के बारे में, एक आरएलई लोड के बारे में आपको पता है, उसके बाद में आपको आरएल लोड के बारे में बताया, उसके बाद में आर के बारे में बताया, उसके बारे में एल के बारे में बताया, अब मैं हूं आरई में। अगर मैं आरई लोड के बारे में बात कर रहा हूं तो θ1 होगा,
सिर्फ बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बीटा की वैल्यू जो है आपके पास जहां पे करंट जीरो होगा तो θ1 के लिए θ1 होगी आपके पास। और इस जगह पे अगर मैं देख रहा हूं कि कहां पे कंडक्शन होगा, तो यहां से आपके पास अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इस जगह पे पाई माइनस θ1 अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो ध्यान से देख सकते हो आपके पास कि देखो यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो 2 पाई प्लस θ1 आप पुट कर सकते हो बीटा की जगह पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आरई लोड में अगर आपको रिजल्ट में जाना है 2 पाई प्लस θ1 में बीटा की वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बीटा की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से अगर मैं रिजल्ट की बात अगर कर रहा हूँ तो आपके पास रिजल्ट वाइज अगर मैं बोल रहा हूँ कि किस जगह पे जीरो है आपके पास, तो बीटा की वैल्यू आपके पास ना पाई माइनस θ1 अगर मैं पुट कर रहा हूँ, पाई माइनस θ1 बीटा की जगह पुट कर रहा हूँ डिवाइड बाई ओमेगा। ध्यान से देखना एक बार ना, तो पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, पाई प्लस 2θ1 हो गया, पाई प्लस 2θ1 अपन ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, आपको बीटा की जगह पाई माइनस θ1 पुट करना है। ये बीटा की वैल्यू इस जगह पे जीरो हुआ, ये बीटा की वैल्यू, यहाँ पे ये ऑफ होगा डिवाइस, ये ऑफ, और करंट विल बी जीरो और आउटपुट वोल्टेज विल बी बैटरी वोल्टेज, तो ये बीटा की वैल्यू होगा। इसका मतलब पाई माइनस θ1 वो वैल्यू जहां पे डायोड स्टॉप करता है, जब मतलब डिवाइस स्टॉप करता है कंडक्शन, यहाँ नहीं, जहां पे डिवाइस कंडक्ट, यहां तो स्टार्ट करने वाला था, जहां पे स्टॉप करेगा कंडक्शन वो बीटा है, बीटा पाई माइनस θ1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आरई लोड में अगर हो और ये जनरलाइज फॉर्मूला है 2 पाई प्लस θ1 माइनस बीटा, तो बीटा की जगह पाई माइनस θ1 पुट करो, पाई प्लस 2θ1 अपन ओमेगा आ जाएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इसका मतलब है मैं आरई लोड, एल लोड, आर लोड, आरएल लोड, आरएल लोड सबका सर्किट टर्न ऑफ टाइम लिख दिया सिर्फ इस फॉर्मूले से। तो जनरलाइज फॉर्मूला है, सबका बीटा पता करके रखे रहो, आप किसी भी चीज का रिजल्ट दे दोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सर्किट टर्न ऑफ टाइम एक हाफ वे रेक्टिफायर के बारे में अगर बात कर रहे हो तो ये 2 पाई प्लस θ1 माइनस बीटा अपन ओमेगा है, और ये गुड कंसेप्ट है। तो मैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम सबके निकाल लिया, आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात कर लिया। अब सपोज करो कि अगर मेरे पास ये दूसरा केस होता, θ1 की वैल्यू अल्फा से ज्यादा होती तो अल्फा θ1 हो जाता, या ये डायोड का केस होता, तो फिर क्या होता आपके पास, फिर होता ये कि जो अल्फा लिखा हुआ आपके पास ये अल्फा आपके पास θ1 पे पहुंच जाता, ये अल्फा जो होता आपके पास ये इस जगह पे पहुंच जाता आपके पास, ये पहले ही हमारे पास ये हो जाता जीरो, यहाँ से पहुंच जाता, यहाँ से आपके पास हो जाता। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूले में अल्फा को θ1 लिख दो, आउटपुट वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करूंगा तो अल्फा θ1 हो जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा। ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे θ1 हो गया, दिस वन, ये जो पोर्शन है आपके पास ये हट गया, ये हट गया और ये ऐसा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी सर्किट टर्न ऑफ टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो, थीटा की वैल्यू ज्यादा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सर्किट टर्न ऑफ टाइम विल बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि आरएलई लोड के साथ में जैसे आरएलई लोड का ये फॉर्मूला सर्किट टर्न ऑफ टाइम का सेम है, अल्फा ग्रेटर देन θ1 के लिए भी, θ1 ग्रेटर देन अल्फा 1 के लिए भी, वैसे ही आरएलई लोड में भी अल्फा ग्रेटर देन θ1 का भी यही फॉर्मूला होगा, पाई प्लस 2θ1 अपन ओमेगा, या θ1 ग्रेटर देन अल्फा का भी यही फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला इन दोनों केसेस में सर्किट टर्न ऑफ टाइम का चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे कि मेरे को एवरेज आउटपुट वोल्टेज का आंसर लिखना है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का आंसर अलग होगा इस केस में। क्यों अलग होगा? बिकॉज यहाँ पे जो अल्फा है उसकी वैल्यू हो गई θ1। इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, ये डायोड सर्किटरी है, एक आरई लोड में क्या आंसर होगा? तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि एक आरई लोड है, एक डायोड सर्किटरी है, जहां पे अल्फा की वैल्यू θ1 होगी, तो ये हो जाएगा 2Vm cos θ1। ये देखो अल्फा की वैल्यू θ1, ये डबल हो गया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू θ1 तो पाई प्लस 2θ1 हो गया, तो ई की वैल्यू होगी पाई प्लस 2θ1। ऐसा रिजल्ट लिखा रहता है। तो आपको दिखेगा एक अनकंट्रोल्ड आरई लोड में ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट है। तो मैं अगर एक ही रिजल्ट से सब कुछ डिराइव कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं इस रिजल्ट पे फोकस करूं और हर केसेस को क्रिएट कर लूं। देखो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट आ गया। इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कल अगर कंट्रोल रेक्टिफायर है और अगर आपके पास आरई लोड है तो उसका फॉर्मूला अलग है, कोई अगर अनकंट्रोल रेक्टिफायर है और अगर आरई लोड है तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो लोग परेशान होना चालू करते हैं कि अनकंट्रोल में अलग फॉर्मूला, कंट्रोल में अलग फॉर्मूला, वो भी एक ही लोड के लिए, सेम आरई लोड के लिए। सर्किट टर्न ऑफ टाइम का आंसर कभी चेंज नहीं होता है, पाई प्लस 2θ1 अपन ओमेगा, ये एकदम सेम है। तो देखो आपके पास ये वाला भी रिजल्ट ला लिया, व्हेन θ1 इज ग्रेटर देन अल्फा। तो मेरे पास एवरेज आउटपुट के पूरे रिजल्ट इस जगह से मैं डिराइव किया, पूरे के पूरे सर्किट टर्न ऑफ टाइम का रिजल्ट इस जगह से डिराइव किया। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कंक्लूजन कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर एक कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो आपके पास एवरेज आउटपुट का रिजल्ट 1/2 पाई Vm cos अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस बैटरी वोल्टेज 2 पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा होता है। इससे आप कुछ भी डिराइव कर लेना, सब बीटा के बारे में पता कर लो। और अगर सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं तो 2 पाई प्लस θ1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा सेकेंड, ये इससे भी आप
एक हाफ वेव रेक्टिफायर का कोई भी केसेस डिराइव कर लो, फिर आपको पता होना चाहिए थीटा 1 कब आता है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है। आप इस जगह से एक हाफ वेव रेक्टिफायर की पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी मतलब कुछ भी। ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना चाहिए, जब आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आर ई लोड है कि एल लोड है कि आर है कि आर एल है, फिर हम लोग को परेशानी नहीं होती है। आप वेवफॉर्म वगैरह का केयर करो, अभी तो आप रिवाइज करने वाले होंगे, गेट का एग्जाम देने वाले होंगे, बट अगर बेसिक अगर आपके पास पूरा का पूरा अगर आइडिया है तो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, जैसा कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो मेरे को लगता है कि आपको जनरलाइज चीजें आना चाहिए, एक बेसिक फॉर्म से आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो, सर्किट डिजाइनिंग आपको आना चाहिए, वेवफॉर्म डिजाइनिंग आपको आना चाहिए। तो लोग जबरदस्ती डरते हैं इस जगह पे, उनको लगता है कि देखो इसी जगह पे इसके इतने सारे फॉर्मूले हो गए, इसके 2 फॉर्मूले 2 2 2, मतलब एक हाफ वेव रेक्टिफायर के कम से कम सर्किट टर्न ऑफ टाइम को मिला दिया जाए तो 15 से 20 फॉर्मूले हो गए। तो लोगों को समझ नहीं आता कि पूरे रेक्टिफायर में तो 100 फॉर्मूले हो जाएंगे, कोई कितना ही याद कर लेगा, इसलिए लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डरते। तो सबके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो कनेक्टेड होना चाहिए। आप हर एक चीज को लिखते आना चाहिए, हर एक का फिगर बनाते आना चाहिए। सिर्फ एक बार की बात है, अब ऐसा तो बुक में लिखा नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी डील करता है, ऐसा तो कोई बताएगा नहीं आपको। तो ये आपका तरीका है, ये आप अगर अपना तरीका क्रिएट करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो ये मैं एक स्टोरी क्रिएट किया सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की, जिसमें मैं अनकंट्रोल रेक्टिफायर को कवर किया, सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में बात किया। तो इतनी सारी बात अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एक और चीज का ध्यान रखेंगे, अगर मैं छोटी सी बात बता देता हूं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि यहां पे एक चीज बता देता हूं आपके पास, जस्ट इस एक वीडियो को मैं बनाया आपके लिए कि आपको जस्ट एडवांटेज हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई पावर फैक्टर जो होता है, सप्लाई पावर फैक्टर दैट मीन द वोल्टेज, जो एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, ये सप्लाई पावर फैक्टर जो होता है वो P/S होता है। या आप बोल देते हो कि सप्लाई पावर फैक्टर, अभी मैं इसमें जा नहीं रहा हूं, तो यही अभी 1 घंटे का अपन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सप्लाई पावर फैक्टर जो होता है वो पावर डिलीवर टू लोड होता है, ये पावर डिलीवर टू लोड डिवाइड बाय VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करते रहता है, क्योंकि सप्लाई पावर फैक्टर अगर मैं बोलूँ ना कि लोड रजिस्टिव है, तो पावर डिलीवर टू लोड ना VOR इंटू IOR होगा, और VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर VSR और ISR होगा। दिस वन, ये एक रजिस्ट्री लोड के लिए अगर मैं बात करूं तो ये VOR इंटू IOR होगा, RMS आउटपुट वोल्टेज, RMS आउटपुट करंट, ये आपके पास RMS सोर्स वोल्टेज, RMS सोर्स करंट, ये होता है आपके पास रजिस्ट्री वोल्ट के लिए। और अगर अनकंट्रोल रेक्टिफायर है तो आउटपुट जो वोल्टेज होता है आपके पास, RMS आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है VM/2, और IOR की वैल्यू होता है रजिस्ट्री लोड के लिए VM/2R। अनकंट्रोल की बात कर रहा हूँ, VSR की वैल्यू जो होता है, RMS सोर्स वोल्टेज कितना होता है VM/√2, और RMS सोर्स करंट RMS लोड करंट के बराबर होगा, तो ये VM/2R होगा। ये VM/2R है तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास √2/2 आ गया, 0.707 आ गया। ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर एक डायोड सर्किट ही है। बट आपको क्लियर होना चाहिए कि सप्लाई पावर फैक्टर, अगर मैं RE लोड के लिए बोल रहा हूँ, RE लोड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो RE लोड के लिए पावर डिलीवर टू लोड क्या होता है पता है, IOR² इंटू R प्लस I0 इंटू E, ये आपके पास होता है RE लोड के लिए, डिवाइड बाय VA रेटिंग VSR इंटू ISR, दिस वन। तो आपको हर एक केस का अलग अलग पता होना चाहिए कि पावर डिलीवर टू लोड का स्टाइल अलग अलग होता है, इसलिए बोला सप्लाई पावर फैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए RE लोड के लिए सप्लाई पावर फैक्टर ये है, पावर डिलीवर टू लोड डिवाइड बाय VA रेटिंग पावर डिलीवर टू लोड। एक और इंटरेस्टिंग बात कि जब आप कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री की बात करते हो, कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री दैट मींस आउटपुट करंट विल बी कांस्टेंट, तो सप्लाई पावर फैक्टर होता है पावर डिलीवर टू लोड, तो पावर डिलीवर टू लोड उस केस में होता है V0 इंटू I0 डिवाइड बाय VSR इंटू ISR। ये रिजल्ट कब यूज होता है, व्हेन लोड इज कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट के केस में V0 इंटू I0। तो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया सप्लाई पावर फैक्टर को कि क्यों होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है सप्लाई पावर फैक्टर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 रिजल्ट आपको पता होना चाहिए जब भी आप सप्लाई पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। मैं सिग्निफिकेंस की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि बता देता हूँ आपको कि सप्लाई पावर फैक्टर में लोग परेशान होते रहते हैं। तो आपको जस्ट अगर आपको सिर्फ एग्जाम देना है, अभी मैं रीजनिंग की बात तो नहीं कर रहा हूँ, तो सप्लाई पावर फैक्टर इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड VOR IOR अपॉन VSR ISR होता है। VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज फिक्स, VSR ISR, सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ मैं। और अनकंट्रोल में फिर ये रिजल्ट भी लिखा, गेट 2017 का क्वेश्चन भी था कि एक डायोड में सप्लाई पावर फैक्टर विद रजिस्ट्री लोड पूछे थे, जिसका आंसर 0.707 था, इतना सिंपल सा। लेकिन अगर मैं RE लोड की बात करूं तो RE लोड की बात जो करते तो IOR² इंटू R प्लस I0 इंटू E होता है। मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये पावर डिलीवर टू लोड होता है, गुड कंसेप्ट। और VA रेटिंग, अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री है तो पावर डिलीवर टू लोड V0 इंटू I0 होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि क्यों V0 I0 हुआ। अगेन बोल रहा हूं, मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अभी और कभी मौका मिलेगा तो रीजनिंग की बात करेंगे। तो V0 I0 अपन VSR इंटू ISR है। तो पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज सेम, RMS सोर्स वोल्टेज RMS सोर्स करंट, और RMS सोर्स करंट की वैल्यू RMS लोड करंट के बराबर इन केस ऑफ
हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अनकंट्रोल, कंट्रोल, सबके लिए। बट आप 3 केसेस याद रखना। और कोई भी आरएल लोड में आपसे नहीं पूछेगा, आरएल लोड में इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि आप ना आरएमएस वैल्यू, आप लोड करंट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो, उनके बीच का जो एंगल होगा वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आसान नहीं होता पावर की बात कर पाना जब आरएल लोड रहता है, उसका रीजनिंग है पूरा का पूरा, क्लियर। वो एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होता है जहां पे कंप्लीमेंट्री फंक्शन पीआई एग्जिस्ट करता है, एंगल एग्जिस्ट करता है, साइनोसोडल स्टडी स्टेट एनालिसिस में एंट्री हो जाती है। इसलिए कोई ना पूछता है ना कोई बात करता है क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो आसान नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है। मैं अपने क्लास में करवाता हूं लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको 3 चीज पता होना चाहिए, रजिस्ट्री लोड, सप्लाई पावर फैक्टर, फॉर्मूला, सप्लाई पावर फैक्टर का आरएल लोड के साथ फॉर्मूला इज गुड, सप्लाई पावर फैक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ोगे, कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल थ्योरी की बात करोगे तो ये बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगा, V नॉट I नॉट अपॉन VSR ISR। रीजनिंग नहीं बताया मैं, ओके। ये आपके पास ओवरऑल एक हाफ वेव रेक्टिफायर की स्टोरी थी। इस ऐसी स्टोरी से आप फुल वेव रेक्टिफायर भी क्रिएट कर सकते हो। फुल वेव रेक्टिफायर जब आप क्रिएट करोगे तो फिर आपको फिर पता होना चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर और अनकंट्रोल रेक्टिफायर के रिजल्ट क्या होंगे, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर और 3 फेज रेक्टिफायर के बीच का डिफरेंस क्या होगा। और फुल वेव रेक्टिफायर में तो और भी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि 4 आपके पास थायरिस्टर होंगे या 4 डायोड्स होंगे इन केस का आप अनकंट्रोल, तो मजेदार है वो तो। ब्रिज रेक्टिफायर तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है, तो वहां पे भी आप ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। सोर्स इंडक्टेंस के इफेक्ट की बात कर सकते हो। सोर्स इंडक्टेंस जब होता है तो आपके रिजल्ट को कैसे वो डिग्रेड करता है, परफॉर्मेंस को कैसे डिक्रीज करता है, सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक बेसिक सा स्टोरी बताया कि क्यों लोग डरते हैं। तो आप अगर एक अपने लिए कुछ कंसेप्ट बना के रख ले कि मैं इन चीजों से ऐसे जाऊंगा तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं रिवीजन मोड में अपोजिट गया, आरएलई से ऊपर तक गया, लेकिन पढ़ते समय हम आरएल आरई पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप बैटरी वोल्टेज को भी हैंडल करते आना चाहिए, आपको आरएल लोड को भी हैंडल करते आना चाहिए, आपको फ्री व्हीलिंग डायोड और रजिस्ट्री लोड के आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म को दिखाया कि सेम होता है, दोनों के एवरेज वैल्यू को दिखाया कि सेम होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात किया। तो मेरे को लगता है कि आप इंजॉय किए होंगे। ये जस्ट मेरे को लग रहा था इतने दिन से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऑल टाइम्स में थोड़ा सा टफ जाता है, और मेरी क्लासेस चल रही थी और मैं अभी भी क्लास में हूँ, भोपाल में मेरी क्लास चल रही है, अभी यही से मैं वीडियो बना दिया आपके लिए। तो मेरे को लगा कि सबका एग्जाम आने वाला है और कुछ लोग परेशान होंगे कि जस्ट क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग टॉपिक पढ़ते जाते भूलते जाते। तो मेरे को लगा कि लोग ऐसा रिवीजन कर सकते और एक पूरे के पूरे फुल डे में आप ऐसा रिवाइज कर सकते हो पूरा पावर टाइम्स का। एक रफ कॉपी में निकालो, लिखना चालू करो, जस्ट अपने मेमोरी में डालते जाओ सब चीज़ों को कि हाँ मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है, ये केसेस पता है। कोई भी केस एग्जाम में आएगा आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। इसलिए कई बार पावर टाइम्स से डर लगता है, लेकिन उसकी प्लानिंग अगर की जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा कंसेप्चुअल इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरे मोस्ट लाइकिंग का सब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत इंजॉय करता हूं, क्योंकि मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग डरते हैं तो उस वे में भी इंटरेस्टिंग है। तो मैं कंट्रोल सिस्टम से, नेटवर्क से भी ज्यादा इंजॉय करता हूं जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं, वो आपको दिख रहा होगा। तो कितने भी देर बात की जा सकती है, इसमें पूरे फुल डे बात की जा सकती है। तो जस्ट मैं आपको ऐसा एक इंट्रोडक्शन दिया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ने का तरीका क्या होता है। जो सेल्फ स्टडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पढ़ने के स्टाइल को थोड़ा सा अलग बनाइएगा। जितने लोग भी कोचिंग में पढ़ते हैं वो रिजल्ट पे बेस मत होइएगा कि रिजल्ट आप याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी टफ। आपको पता होना चाहिए कब वेवफॉर्म बनाता है, कब वेवफॉर्म से हेल्प लेते, कब जनरलाइज चीज़ों से हेल्प लेते, कब कंसेप्चुअल होते। तो ऐसा आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो मेरे को लगता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप हैंडल कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर मैं बाद में कभी, अब तो गेट का एग्जाम ही आ गया, तो बाद में कभी मैं आपको एक एक टॉपिक, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, ऐसे मैं फुल वेव रेक्टिफायर की स्टोरी क्रिएट करूंगा किसी दिन और पूरे केसेस को ले लूंगा। वहां तो मैं सोर्स करंट की भी बात करूंगा क्योंकि फोरियर सीरीज की भी बात होगी, और फोरियर सीरीज जब आएगा तो फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो वहां पर मैं फोरियर सीरीज की बात कर लूंगा। ऐसे करके मैं एक एक टॉपिक को जब मैं डिस्कस करूंगा ना तो आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड होंगे, आपको लगेगा गुड, ऐसे चीजों को सोचा जाता है। तो चलो जब अगला मौका मिलेगा तो अगली बार मैं कभी डिस्कस करूंगा। जो लोग भी 2020 और 21 वाले हैं उनको एडवांटेज होगा इस टाइप की चीज़ों से, ठीक है। तो आप इंजॉय किए होंगे, मैं तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि इतने फटाफट पूरा रिवीजन मोड में मैं बात किया, क्योंकि मैं पढ़ा तो रहा नहीं था, मैं पूरा रिवीजन मोड में बात कर रहा था जिससे कि आप इंजॉय कर सके। तो ठीक है, ऐसे करके अपने टॉपिक को रेडी करना चाहिए। 2000 जो आपका एग्जाम होने वाला 2019 9 फेब को जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले एग्जाम देने वाले हैं उन सब लोगों को ऑल द बेस्ट। पूरा अपना एफर्ट लगा के एग्जाम देना। जितने भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग भी मेरे को जानते हैं, जितने लोग भी इनडायरेक्टली वे में मेरे से जुड़े हैं, जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं, जिन लोगों को मैं केयर करता हूं, पूरे के पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं अपना बेस्ट देना। जितने भी मेरे
क्लासरूम स्टूडेंट्स है, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, जितने लोग भी गेट एकेडमी चैनल के लोग हैं, सभी लोग अपना बेस्ट देना, जितना बेस्ट हो सके, है ना। ओवरऑल हम ट्राई करेंगे कि जितना अच्छा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपना बेस्ट अटेम्प्ट मारना, जिस दिन गेट का एग्जाम रहेगा मैं ट्राई करते रहूँगा, जहाँ जहाँ मैं से हो सकता है उतनी मैं हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।